हेलो स्टूडेंट्स एंड जय हिंद। आई वेलकम यू ऑल टू मैग्नेट ब्रेन्स, एक ऐसा प्लेटफॉर्म जहाँ पे क्लास 1 से लेकर क्लास 12 तक सारा का सारा क्वालिटी एजुकेशनल कंटेंट आप लोगों तक एक्सक्लूसिवली फ्री ऑफ कॉस्ट लेकर आया जाता है। मतलब ये कि यहाँ कभी ऐसा नहीं होता कि आपको किसी सब्जेक्ट के 1 या 2 चैप्टर फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ने के लिए मिलें और उसके बाद में आपसे बोला जाए कि भाई बचे हुए कोर्स को एक्सेस करने के लिए आपको किसी तरीके की कोई फीस देना पड़ेगी या कोई पेड सब्सक्रिप्शन लेना पड़ेगा। ऐसा मैग्नेट ब्रेन्स में नहीं होता। मैग्नेट ब्रेन्स प्रतिबद्ध है आप लोगों तक सारा का सारा क्वालिटी एजुकेशनल कंटेंट एक्सक्लूसिवली फ्री ऑफ कॉस्ट लेकर आने के लिए, जिसकी मदद से आप लोग ना सिर्फ अपने एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन अच्छे से कर सकें, अच्छा स्कोर कर सकें, बट साथ ही साथ आप लोग अपने करियर्स में भी अच्छा परफॉर्म कर सकें, अच्छे पदों पर जाएं और देश की तरक्की और उन्नति में आप लोग अपना कंट्रीब्यूशन दे सकें। तो इसी अच्छे सी प्यारे सी बात के ऊपर, इसी अच्छे से नोट के ऊपर हम लोग अपने आज के सेशन की शुरुआत करते हैं। आज का जो अपना सेशन रहने वाला है, इसमें हम लोग हमारा जो टर्म 2 का हिस्ट्री का पेपर हुआ है, इस पेपर को डिस्कस करेंगे। किस तरीके के क्वेश्चंस आए थे, किस तरीके की चीज़ें पूछी गई हैं, कौन से चैप्टर से क्या पूछा गया है, किस तरीके से उसका आप लोगों ने जवाब देना चाहिए था, ये सारी चीज़ें हम लोग देखेंगे। साथ में आप कंपेयर कर सकते हैं कि आपने उसका आंसर किस तरीके से किया था और उसके बेसिस पर फिर एक अंदाज़ा या एक एनालिसिस लगाया जा सकता है कि आप लोग कितना क्या स्कोर करने वाले हैं। तो ये तो वो बच्चे जिन्होंने इस पर्टिकुलर पेपर को दिया था उनके लिए ये सेशन तो खैर खास तौर पर हेल्पफुल है ही। अब मेरे वो बच्चे जो क्लास 12th में अभी आए हैं और अब अपना जो इस टर्म है या फिर अपना जो सेशन है इसकी शुरुआत करेंगे, उनके लिए भी ये पर्टिकुलर वीडियो जो है बहुत काम का इसलिए है या फिर इस सेंस में है, उनको एक अंडरस्टैंडिंग आपका सिलेबस शुरू करने के पहले लग जाएगी कि क्वेश्चन पेपर किस तरीके का बनाया जा रहा है, किस तरीके के क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, किस तरीके से उनको जो है जवाब देना चाहिए और किन बातों को ध्यान में रखकर अपने जो सारे के सारे चैप्टर्स वगैरह हैं उनकी थ्योरी को, उनके नॉलेज को आपको पढ़ना है, जिससे कि आप अच्छे से जो है फिर इस तरीके के जब आप क्वेश्चन पेपर्स फेस करेंगे, जब आप एग्जाम लिखेंगे तो अच्छे तरीके से आप उसका सामना कर सकें। तो इसी नोट पर हम लोग अपना आज का सेशन शुरू करते हैं। डजेंट मैटर आप एग्जामिनेशन दे चुके हैं या फिर आप एग्जामिनेशन 1 साल बाद देंगे, आपके लिए सेशन हेल्पफुल रहने वाला है। नाउ विदाउट एनी फर्दर अडू, हियर वी बिगिन। जो क्वेश्चन पेपर हम लोग डिस्कस करेंगे या फिर जो सेट हम लोग इस्तेमाल करने वाले हैं डिस्कशन में, वो है आपका सेट नंबर 1 और इसका जो कोड था क्वेश्चन पेपर का 61/4/1। चले तो टर्म 2 हिस्ट्री क्लास 12th क्वेश्चन पेपर, हियर वी बिगिन। जैसा कि आपको पता है, ये जो आपका क्वेश्चन पेपर था इसमें कुल मिला के 10 सवाल आपसे पूछे गए थे और इन 10 सवालों को 4 सेक्शंस में डिवाइड किया गया था, सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी एंड सेक्शन डी। अब सेक्शन ए जो है इसमें आपसे कुल मिला के 4 सवाल पूछे गए थे एंड इन चारों सवालों को हर एक सवाल जो है आपको उसके इन 4 में से हर एक सवाल के आपको 3-3 नंबर मिलने थे, पहली चीज। दूसरी बात ये कि इन क्वेश्चंस को आपको इस तरह से जवाब देना था कि 80 वर्ड्स या फिर जैसे मैंने अपने जो डिस्कशन किए थे आपके वीडियोस वगैरह के सैंपल पेपर के, उसमें बताया था कि 80 वर्ड्स या फिर 8 लाइंस में आपको इसका जवाब देना है, मैक्स टू मैक्स 8 लाइंस, अज्यूमिंग कि एक लाइन में आपके 8 से 10 वर्ड्स आते हैं। चले, उसके बाद में आपका सेक्शन बी है। सेक्शन बी में आपके क्वेश्चन नंबर 5 टू क्वेश्चन नंबर 7 यानी कि 5, 6, 7 3 सवाल कुल मिला के इसमें आपसे पूछे गए। लॉन्ग आंसर टाइप, हर एक क्वेश्चन के 6 मार्क हैं और इसको 150 से 200 वर्ड्स में यानी कि 15 से 20 लाइंस में आपको इसका जवाब देना था। तीसरा है सेक्शन नंबर सी, जिसमें आपके 2 सवाल पूछे गए हैं, केस बेस्ड क्वेश्चंस हैं। इसके बारे में मैंने आपको लगातार बताया था जब हम लोग सैंपल पेपर डिस्कस कर रहे थे कि ये क्वेश्चंस आपको सबसे पहले कर देने हैं। ये 2 क्वेश्चंस जो हैं वो 4-4 मार्क्स के हैं और उसके बाद में आखिरी क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 10 2 मार्क्स का है, मैप बेस्ड क्वेश्चन। इस तरीके से आपसे कुल मिला के 40 नंबर का जो ये पेपर है आपको ये इस तरीके से बनाया गया। तो एक एक करके हम लोग अब देखेंगे कौन से सेक्शन में क्या पूछा गया था, किस तरीके से आपने उसका जवाब देना था या किन पॉइंट्स वगैरह को आपने लिखना था। इन सारी बातों का अब हम लोग थोड़ा सा एनालिसिस करेंगे। इनकी मदद से अब आप कंपेयर कर सकते हैं कि आपने अपना जवाब किस तरीके से लिखा है एंड उसके बेसिस पे एक अजम्पशन लगाया जा सकता है, एक फेयर अजम्पशन लगाया जा सकता है कि आपका कितना क्या मार्क्स या कितना क्या स्कोर बनेगा। चले, सो नाउ विदाउट एनी फर्दर अडू, हियर वी बिगिन। सेक्शन नंबर ए, सबसे पहले 4 आपके जो शॉर्ट क्वेश्चन हैं उसके बारे में बातचीत करेंगे। पहला क्वेश्चन, डिस्क्राइब द व्यूज ऑफ गांधी जी ऑन द क्वेश्चन ऑफ नेशनल लैंग्वेज। नेशनल लैंग्वेज के ऊपर गांधी जी के जो व्यूज वगैरह थे, अब उसके बारे में अपने को बातचीत करनी है। तो सैंपल पेपर्स में भी हम लोगों ने इस बात को डिस्कस किया था, मैंने इस बात को स्ट्रेस देके बोला था कि इन सारे क्वेश्चंस में जहां तक हो सके अपने को हेडिंग और पॉइंट्स में लिखना है। आई एम प्रीटी श्योर आप लोगों ने इस बात को फॉलो भी किया होगा और जितने हो सकते हैं उतने सवालों के जवाब आपने हेडिंग और पॉइंट्स में दिए होंगे। अब इस क्वेश्चन को आपने कैसे आंसर करना है, डिस्क्राइब द व्यूज ऑफ गांधी जी ऑन क्वेश्चन ऑफ नेशनल लैंग्वेज। आपको अपनी तरफ से ज्यादा कुछ इसमें नहीं लिखना, गांधी जी के जो विचार थे बस उन्हीं को अपने शब्दों में उतारना है, राष्ट्रीय भाषा को लेकर उनके क्या थॉट प्रोसेस थे। इसका जवाब आप इस तरीके से शुरू कर सकते हैं कि भाई जो गांधी जी के जो व्यूज थे ऑन नेशनल लैंग्वेज आर एस फॉलोज। ठीक है जी,
आप मतलब इस तरीके से पूरी लाइन लिख सकते हैं कि द व्यूज ऑफ गांधी जी ऑन द क्वेश्चन ऑफ नेशनल लैंग्वेज आर एज फॉलोज। पहली चीज कि आपकी जो नेशनल लैंग्वेज होनी चाहिए या जो भी लैंग्वेज हो, सबसे पहली चीज तो ये कि वो एक लिंक लैंग्वेज के तौर पर काम करे, वो नॉर्थ और साउथ को जो है खास तौर पर जोड़ सके और सब लोग जो है उसमें फ्रीली कम्युनिकेट कर सकें। अब एक ऐसी लैंग्वेज उसके बाद में जो ये सारी आपका ये पर्टिकुलर बात को पूरा करती है या इस पर पूरा उतरती है, वो आपकी हिंदुस्तानी भाषा है। मैं हिंदी की बात नहीं कर रहा हूं, हिंदुस्तानी भाषा है, इसलिए इसको लोगों को जो है आपका प्रयोग में लेना चाहिए और इसकी मदद से जो है आपको कम्युनिकेशन वगैरह करना चाहिए। इंग्लिश का विरोध उन्होंने लिंक लैंग्वेज के तौर पे इसलिए किया था क्योंकि वो एक फॉरेन लैंग्वेज थी। इस तरीके से अगर आप इम्फेसिस इस तरीके से आप पॉइंट्स वगैरह बनाएं और जवाब दें तो आपका 80 वर्ड्स में आप इसको अच्छे से लिखकर तैयार कर सकते हैं। 80 वर्ड्स में जो है आपका जवाब वगैरह बनकर अच्छे से तैयार हो जाएगा। हर एक पॉइंट के ऊपर आपको अगर 2-2 लाइनें भी लिखनी पड़े कि भाई गांधी जी का मानना ये था कि आपकी जो नेशनल लैंग्वेज है वो एक ऐसी लैंग्वेज होनी चाहिए जो आपके अलग अलग क्षेत्रों के लोगों को जोड़ सके, उनके बीच में लिंक का काम कर सके, खास तौर पर आपके जो नॉर्थ और साउथ के बीच में लैंग्वेज का बैरियर या डिवाइड है उसको पूरा कर सके। दूसरा पॉइंट आप चाहें तो इसको पहले लिख दें, चाहे तो इसको पहले लिख दें, जो आपको ठीक लगे। और इन सारी बातों को या फिर उनकी इन सारे तर्कों के ऊपर उनको एक ही लैंग्वेज फिट होती हुई दिखती थी और वो लैंग्वेज थी आपकी हिंदुस्तानी लैंग्वेज। मैं हिंदी की बात नहीं कर रहा हूं, हिंदुस्तानी की बात कर रहा हूं। दोनों में थोड़ा सा फर्क है, हालांकि इंटरचेंजेबली इस्तेमाल होता है हिंदुस्तानी और हिंदी भाषा, मगर फिर भी थोड़ा सा डिफरेंस उस टाइम पीरियड में हुआ करता था जबकि हम लोग बात कर रहे हैं। तो हिंदुस्तानी लैंग्वेज उनको इन सारी शर्तों पे फिट बैठती हुई दिखती थी, इसलिए उन्होंने इस पर्टिकुलर चीज को जो है आपका बोला कि भाई लोगों को इस पर्टिकुलर लैंग्वेज को लिंक लैंग्वेज के तौर पर इस्तेमाल करना चाहिए। इंग्लिश को इसलिए इस्तेमाल करने के पक्ष में नहीं थे क्योंकि इंग्लिश जो है फॉरेन लैंग्वेज थी और उनका कहना यह था कि जब आप फॉरेन रूल के खिलाफ ही लड़ रहे हो, फॉरेन रूल को ही अपने देश से निकालना चाहते हो, तो भाई फॉरेन लैंग्वेज को फिर रखने का कोई सेंस नहीं बनता। अगर गुलामी छोड़नी है तो फिर पूरी तरह से छोड़ो। ये नहीं हो सकता कि अंग्रेज चले गए और अंग्रेजी छोड़ गए वाली बातचीत रहे, या अंग्रेज चले गए और दास्ता या गुलामी के निशान छोड़ गए। लास्ट पॉइंट ये था कि अगर इन 3 पॉइंट्स के बाद में भी अगर आपके पास में वर्ड लिमिट बचती है तो एक पॉइंट और ऐड किया जा सकता है इसमें कि इसके आगे उनका कहना यह था कि इसलिए ये हिंदुस्तानी भाषा जो है सबको सीखनी चाहिए जो जिन इलाकों में नहीं सीखी गई है, और इसी के चलते साउथ में फिर कई जगहों पर हिंदुस्तानी भाषा सिखाने वाली शालाएं भी खुली गई, हालांकि उनका काफी ज्यादा विरोध हुआ। इस तरीके से जो है आप 3 से 4 पॉइंट्स वगैरह लिखकर अपना जो जवाब है अच्छे से तैयार कर सकते हैं। इसमें अगर आप पॉइंट्स में लिखेंगे और ये बातें आप डिस्क्राइब कर देंगे तो एक सरसरी निगाह भी अगर आपका जो एग्जामिनर है जब उनको चेक करेगा आपका, तो उसको समझ में आ जाएगा कि आपको एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग है, आपने बढ़िया तरह से जो है तैयारी करी है, अच्छे से पढ़ा है। तो और आप जैसे 3 नंबर का सवाल है तो 2, 2.5, 2.75 के आसपास में वो मार्क्स आपको दे देगा। पैराग्राफ्स में अगर आपने लिखा है तो कहीं ना कहीं वो एक हैम्पर करने वाली बात है, क्योंकि फिर वही बात आ जाती है, कई सारी कॉपियां आपको चेक करनी है तो पैराग्राफ जनरली लोग पढ़ते नहीं, मगर इस तरह से अगर आप पॉइंट में इसका जवाब देकर आए तो वो ज़्यादा बेटर रहेगा। इस तरीके से आप मैक्सिमम नंबर फेच कर पाएंगे। चलें नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब सेकंड क्वेश्चन में भी आप अब यहाँ पर आपको इंटरनल चॉइस मिली हुई है, आपको 2 ऑप्शंस दिए हुए हैं, आप या तो ये वाला कर लें या फिर ये वाला कर लें। तो हम लोग दोनों देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन है सेकंड में कि देयर वेर, या फिर पहला ऑप्शन है सेकंड क्वेश्चन में, देयर वेर सर्टेन कंसिडरेशंस इन द माइंड ऑफ ब्रिटिश ऑफिशियल्स व्हेन दे इंट्रोड्यूस परमानेंट सेटलमेंट इन बंगाल इन 1793, एनालाइज द स्टेटमेंट। यानी कि जब अंग्रेजों ने बंगाल में परमानेंट सेटलमेंट को इंट्रोड्यूस किया था उस वक्त उनके दिमाग में कई सारी बातें थी जिनको ध्यान में रखते हुए अल्टीमेटली वो इस पर्टिकुलर व्यवस्था को लेकर आए थे। अपने को इस पर्टिकुलर स्टेटमेंट को एनालाइज करना है। दूसरे शब्दों में हमको यहां पर उन कंसिडरेशन में से कुछ कंसिडरेशंस को डिस्कस करना है जिनको ध्यान में रखकर आप 1793 में परमानेंट सेटलमेंट लेकर आए थे। सवाल ध्यान से पढ़िएगा, आपको एक स्टेटमेंट दिया गया है क्योंकि ये इन्वर्टेड कॉमा में बंद है यहां पे, और यहां पे भी कई लोग ध्यान नहीं देते हैं, इसलिए बता रहा हूं। आपको सवाल करने से पहले ढंग से पढ़ना जरूरी है। इन्वर्टेड कॉमा में बंद करके इन्होंने लिखा है देयर वर सर्टेन कंसिडरेशंस इन द माइंड्स ऑफ ब्रिटिश ऑफिशियल्स व्हेन दे इंट्रोड्यूस परमानेंट सेटलमेंट इन बंगाल इन 1793, एनालाइज द स्टेटमेंट। आपका काम क्या है? स्टेटमेंट का एनालिसिस करना है। और स्टेटमेंट क्या है? परमानेंट सेटलमेंट 1793 में जब इंट्रोड्यूस किया गया था लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा, तब कई सारी बातें आपके दिमाग में थी या कई सारी थॉट्स आपके मन में थे जिनके बेसिस पर आप ये व्यवस्था लेकर आए थे। अब इस स्टेटमेंट को आपको एनालाइज करना है। चलें देखते हैं।
तो इसमें कोई डाउट की बात नहीं है कि आपके अंग्रेजों के दिमाग में कई सारे कंसिडरेशन थे, तो सवाल का जवाब आप इस तरह से शुरू करें, फिर वही बात जहां तक हो सके अपने को हेडिंग और पॉइंट्स के साथ में लिखना है तो आप ऐसे करें, फॉलोइंग वेयर द कंसिडरेशंस, या फिर फॉलोइंग वेयर द मेजर कंसिडरेशंस, क्योंकि कंसिडरेशंस तो बहुत सारे थे मगर अपने को सिर्फ 80 वर्ड्स में लिखना है या फिर 8 लाइनों में अपनी बात खत्म करनी है, तो अपन मेजर मेजर बातें करेंगे, सारी रामकथा अपने को यहां पर नहीं कहनी है, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन है। तो अपन यहां पे इस तरह से लिखेंगे, फॉलोइंग वेयर द मेजर कंसिडरेशंस, फॉलोइंग वर्ड फॉलोइंग वेयर द मेजर, उसके बाद से कंसिडरेशंस इन द माइंड ऑफ ब्रिटिश ऑफिशियल्स while introducing permanent settlement in Bengal in 1793। इस तरह से आप इंट्रोडक्शन बनाइए और उसके बाद में आप पॉइंट्स लिखना शुरू कर दीजिए। कौन कौन से पॉइंट्स आपको लिखना है, ये सारे जो मेजर मेजर पॉइंट्स हैं आप इनको लिख दीजिए कि अंग्रेज जो है वो चाहते थे कि भाई अपना रेवेन्यू डिमांड जो है वो बढ़ाई जाए। अंग्रेजों का सबसे बड़ा या सबसे प्राइम कंसर्न परमानेंट सेटलमेंट लाने के पीछे क्या था कि भैया दुनियादारी में आग लग जाए बट हमारे पास में पैसा आता रहना चाहिए, बंगाल की पूरी इकोनॉमी का बट्टा बैठ जाए, वी डोंट केयर, मगर हमारे पास में परमानेंट पैसा आता रहना चाहिए। और अभी जितना आ रहा है 1793 के पहले, ये जो परमानेंट सेटलमेंट लागू हुआ था उसके पहले जितना आ रहा है उससे बहुत ज्यादा पैसा आना चाहिए, क्योंकि अगर ऐसा नहीं हुआ तो फिर हम लोग अपने वॉर और बाकी चीजों को फाइनेंस नहीं कर पाएंगे। तो पहला कंसिडरेशन जो अंग्रेजों का 1793 में परमानेंट सेटलमेंट लाने के पीछे था वो ये था कि वो रेवेन्यू डिमांड जो है उसको बढ़ाना चाहते थे। दूसरा ये है कि उनको ये बात समझ में आ गई थी कि रेवेन्यू डिमांड तब तक नहीं बढ़ेगी जब तक रूरल इकोनॉमी में क्राइसिस नहीं खत्म होता। जब से इन्होंने बंगाल को जीता था आपके नवाब को हरा के, उसके बाद से इन लोगों का ये था कि ये जितना हो सके बंगाल को उतना लूट लें, जितना हो सके उतना पैसा कमा लें। अब ये जब आए और उनको पता चला कि भैया बंगाल में हर कभी जो है आपके फेमाइन आ रहे हैं, यानी कि हर कभी अकाल पड़ रहे हैं, हर कभी मानसून फेल हो रहा है, इसके चलते आपकी रूरल इकोनॉमी पहले स्ट्रेस में चली गई और उसके बाद में जो है वो क्रिपल हो गई बुरी तरह से। अब इसके चलते हुआ ये कि इनको पैसे नहीं मिल रहे हैं या फिर वो जो चीज जो अल्टीमेटली जिसमें वो इंटरेस्टेड है उतनी मात्रा में पैसा नहीं आ रहा जितना ही चाहते थे। तो इनको समझ में आ गया कि अगर अपने को कमाई करनी है तो रूरल इकोनॉमी में जो है आपको इंप्रूवमेंट करना पड़ेगा। जब तक रूरल इकोनॉमी में इंप्रूवमेंट नहीं आएगा तब तक कुछ नहीं हो सकता। तो उसके इंप्रूवमेंट के लिए इन्होंने परमानेंट सेटलमेंट की व्यवस्था को लागू किया था। तीसरा, ये चाहते थे कि इनको एक फिक्स्ड इनकम मिलती रहे, क्योंकि हर साल अगर आपके यहां पे ये होता है कि मॉनसून अभी कभी आया कभी नहीं आया, कभी अकाल पड़ना है, कभी अकाल पड़ गया, कभी कुछ हो गया, अगर इस तरीके की परिस्थितियां हैं तो इसमें एक इंश्योरिटी रहे कि अपने को साल के साल कम से कम इतना पैसा जो है मिल रहा है। तो ये अपनी इनकम को फिक्स करना चाहते थे, इसलिए भी इन्होंने व्यवस्था करी। और चौथा, ये लॉयल ग्रुप्स और बेस वगैरह बनाना चाहते थे। इनका मानना यह था कि परमानेंट सेटलमेंट के तहत ये लोग एक अच्छे आपके अमीर किस्म के किसानों की और जमींदारों की पूरी एक पौध खड़ी कर देंगे, पूरी की पूरी एक आप कह सकते हैं एक अच्छी खासी नस्ल खड़ी कर देंगे, और वो लोग क्योंकि अच्छा खाएंगे कमाएंगे और उनके दिमाग में ये कृतज्ञता रहेगी कि उनके अच्छे दिनों के लिए जो है आपका ईस्ट इंडिया कंपनी जिम्मेदार है, तो कहीं ना कहीं वो इनके प्रति लॉयल रहेंगे और ये लॉयल्टी जो है इसके चलते किसी तरीके की बगावत या रिवोल्ट वगैरह नहीं होगी। तो ये कुछ प्राइम इंपॉर्टेंट फैक्टर्स वगैरह थे। आप लिखने के लिए आप और भी फैक्टर्स वगैरह ऐड कर सकते हैं, आप कोई और बात भी इसमें ऐड कर सकते हैं, मगर मोर और लेस ये आपके मेजर फैक्टर्स से इतना लिखकर आ गए। तो 3 में से आप मैक्सिमम नंबर 2.5, 2.75, 2.8, 2.9, 3 तो खैर जनरली मुश्किल से देंगे क्योंकि पूरे मार्क्स अपने को पता है ह्यूमैनिटीज में नहीं मिलते, मगर फिर भी मैक्सिमम के करीब आपको मार्क्स वगैरह इसमें इस सेंस में देखने के लिए मिल जाएंगे। चलें आगे बढ़ते हैं। अब इसी क्वेश्चन का जो सेकंड पार्ट है, अगर आप ये नहीं करेंगे तो फिर जो सेकंड पार्ट करेंगे उसके बारे में बातचीत करते हैं। अब जो क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड पार्ट है, इसमें अपने से पूछा गया है, एनालाइज द रीजन फॉर रेगुलर फेलियर इन पेइंग रेवेन्यू बाय द जमींदार्स इन परमानेंट सेटलमेंट। यानी कि परमानेंट सेटलमेंट का जो कॉन्ट्रैक्ट हुआ था ईस्ट इंडिया कंपनी और जमींदार के बीच में, जिसमें जमींदारों ने ये बोला था कि साल के साल आपको इतना इतना जो रेवेन्यू है हम लोग पे करेंगे, इसको अब ये पे करने में क्यों रेगुलरली कामयाब नहीं हो पा रहे थे, बार बार ये लोग क्यों रेगुलरली डिफॉल्ट कर रहे थे, उसके पीछे की वजूहत या फिर उसके पीछे के जो रीजन है हमको उनको डिस्कस करना है। अब ये टॉपिक जब हम लोगों ने पढ़ा था, लगभग 1-1.5 घंटे का इसका वीडियो बना हुआ है, हमने बहुत डिटेल से इसके एक पॉइंट को अलग अलग एस्पेक्ट्स के साथ में डील किया था, बकायदा जो मीम्स वगैरह थे उनकी मदद से भी हम लोगों ने इन सिचुएशंस को समझा था, तो अच्छे से इसका हमने एनालिसिस किया था। अब अगर वो सारी की सारी बातें हम लोग यहाँ पे लिखें तो ये कम से कम 2 से 3 पन्नों का जवाब बन जाएगा। अगर इसका सही एनालिसिस करना है तो वो 2 से 3 पन्नों में चला जाता, मगर अपने पे यहाँ पे क्या लगी हुई है, अपने पे यहाँ पे वर्ड लिमिट लगी हुई है 80 वर्ड्स की। दूसरे शब्दों में 8 लाइनें जो हैं उनमें आपको ये बात करके खत्म करनी है, और ये 3 नंबर का सवाल है। उतनी रामकथा अपने को यहाँ पर नहीं लिखनी है जितनी इसके एनालिसिस जब अपन लोगों ने किया था तो डिटेल में उसको देखा था। अब उस एनालिसिस में 50 बातें की गई थी, मगर अपने को उसमें से जो सबसे इंपॉर्टेंट मेन पॉइंट्स हैं उनको उठा के यहां पे मेंशन करना है। इन 2 बातों का ध्यान रखते हुए कि अपनी 80 वर्ड्स की वर्ड लिमिट में अपने को लिखना है, और सबसे जो आप इसको इस तरह से कह सकते हैं कि आपके खाने का जो सबसे बढ़िया पार्ट है, आपको सिर्फ वो चीज जो है यहां पे प्रेजेंट करनी है। चलें, तो इसका जवाब आप कुछ इस तरीके से देंगे। सबसे पहले तो आप एक लाइन लिख दीजिए, दैट फॉलोइंग वेर द रीजंस बिकॉज ऑफ विच
जमींदार्स वर रेगुलरली फेलिंग और डिफॉल्टिंग इन पेइंग द रेवेन्यू डिमांड्स अंडर द परमानेंट सेटलमेंट। इस तरीके से आपने हेडिंग बना दिया। अब उसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे इस पूरे के पूरे फेनोमेनन के पीछे के, वो अब हम लोग मेंशन करेंगे। सबसे पहला पॉइंट तो ये था, या सबसे पहला जो फैक्टर था वो ये था कि भाई डिमांड जो थी रेवेन्यू की ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा जो की जा रही थी वो बहुत ज्यादा थी, और उसके चलते और उतनी डिमांड या फिर उतना टैक्स जो है आपका किसान पे नहीं कर पा रहा था। लेट्स से एक जमींदार के अंदर में आपके 10 गांव आते हैं और उन 10 गांवों से कायदे से अगर आपको लेना है तो आप 10,000 रुपए तक रेवेन्यू डिमांड ले सकते हैं। अब अंग्रेजों ने 10 की जगह वहां पे 50,000 रुपए का रेवेन्यू डिमांड कर रखा है। अब इतना जब जमीन से हो ही नहीं रहा, इतनी उपज ही नहीं हो रही, और उसके ऊपर आपका क्रॉप्स का फेलियर हो रहा है, फेमाइन हो रहा है, तो किसान आपको कहां से पे कर देगा? अगर किसान नहीं पे करेगा तो जमींदार कहां से कलेक्ट कर लेगा? जमींदार कलेक्ट नहीं कर लेगा तो आप ईस्ट इंडिया कंपनी को कहां से दे देगा? तो सबसे प्राइम या फिर सबसे इंपॉर्टेंट या सबसे रेलेवेंट फैक्टर जिसके कारण ये डिफॉल्ट करते थे वो ये था, और इसको अपने को सबसे पहले लिखना था कि डिमांड जो थी रेवेन्यू की, रेवेन्यू डिमांड बहुत ज्यादा थी और किसान इतना पे करने की स्थिति में था नहीं। दूसरा कि आपका जो जमींदार था उसको जोतेदार अच्छा खासा परेशान करते थे। जोतेदार ने गांव में उसके लिए आपका जो रेंट कलेक्शन था या रेवेन्यू कलेक्शन मुश्किल कर दिया था अपनी हरकतों के चलते। इसको भी हम लोगों ने राइज ऑफ जोतेदार में बहुत डिटेल में डिस्कस किया था, बट उतना यहां पे लिख नहीं सकते, तो इतना बहुत पर्याप्त होगा कि भाई जोतेदार जो है उन्होंने रेवेन्यू के कलेक्शन को डिफिकल्ट बना दिया था। तीसरा, ईस्ट इंडिया कंपनी ने खुद जो है जमींदारों की अथॉरिटी को क्रिपल कर दिया था। क्रिपल इस तरह से कर दिया था, उनके जो लठैत हुआ करते थे, उनके लाठियाल हुआ करते थे, जिन ट्रूप्स वगैरह की मदद से जमींदार अपनी अथॉरिटी असर्ट करता था, या सिंपल भाषा में बोलो तो दादागिरी करता फिरता था अपनी जमींदारी में, वो सारे के सारे जो ट्रूप्स थे वो डिसबैंड करवा दिए। दूसरा, आपकी जो तो एक तो आपका जो पावर का या फोर्स का इस्तेमाल कर जमींदार जो दादागिरी कर लेता था वो बंद हो गई। दूसरा ये कि आपने उसकी जो रेगुलर कचहरी वगैरह चला करती थी जिसमें वो न्याय दिया करता था, जिसमें वो बकायदा जो आपका शहंशाह पिक्चर हुआ करती थी अमिताभ बच्चन की, उसका अमिताभ बच्चन बन के बैठा हुआ था कि हम ही कोर्ट है, हम ही ये हैं, हम ही वो हैं, सारे फैसले हम ही करेंगे, वो सारी बातें बंद हो गई। उसकी कचहरियां बंद हो गई, या फिर उसकी जो कचहरियां थी वो बंद नहीं हुई, मगर उसकी कचहरियां जो है कलेक्टर के सुपरविजन में आ गई। तो जमींदार अब अपनी मन मर्जी से कोई भी फैसला नहीं दे सकता है। इन सब चीजों के चलते हुआ ये कि उसकी अथॉरिटी जो है वो असर्ट करना वो अपनी अथॉरिटी जो है असर्ट नहीं कर पाया, और उसका सीधा सीधा असर जो है आपको रेवेन्यू कलेक्शन पर देखने को मिलता है। तो कंपनी ने खुद जो है उसके हाथों को बांध रखा था, उसके हाथों को बांध दिया था, या शर्तें लगा दी थी कि तुम जब अपना रेवेन्यू कलेक्शन करोगे तो किन बातों का पालन करोगे, किन बातों का पालन नहीं करोगे। तो उनकी उसकी जो अथॉरिटी है उसको खुद उन्होंने क्रिपल कर दिया था। क्यों क्रिपल कर दिया था, इस पर भी अपन लोगों ने बात कर रखी है कि कंपनी ने इस बात को तो माना था कि जमींदार जरूरी है, इनके बिना अपना काम नहीं चल पाएगा, मगर इनको लिमिट में रखना है, इनके पर कतर के रखना है। इस पर्टिकुलर पॉलिसी पर भी ये लोग चल रहे थे। अब क्योंकि ये 3 मेजर इंपॉर्टेंट फैक्टर्स थे, इसके अलावा और भी 50 बातें थी, मगर क्योंकि अपने को 80 वर्ड्स में खत्म करना है तो इन 3 पॉइंट्स को एक्सप्लेन करने में आपकी 6-7 लाइनें निकल जाएंगी। इसलिए लास्ट में आप कंक्लूड कर सकते हैं इन 3 पॉइंट्स को लिखने के बाद कि इन सब चीजों के नतीजे में जो रिजल्ट निकल कर आया वो ये था कि जमींदार कभी भी पूरा रेंट कलेक्ट नहीं कर पाया, पूरा रेवेन्यू कलेक्ट नहीं कर पाया। अब अगर कलेक्ट ही नहीं कर पाएगा तो फिर डिफॉल्ट तो करना ही था, कहां से पे कर देगा। इस तरीके से आप जो है इस सवाल का जवाब जो है कंक्लूड कर सकते हैं। लगभग 80 वर्ड्स, 5 या 10 वर्ड्स ऊपर नीचे चले जाएं, एक आध लाइन एक्स्ट्रा आ जाए तो वो ठीक है, उससे कोई इश्यूज नहीं है, मगर इस तरीके से आप इसका अगर एनालिसिस करेंगे तो आपको मैक्सिमम नंबर वगैरह जो है यहां से मिल सकते हैं। चलें आगे बढ़ते हैं। तो इस तरह से अपन ने जो पहला सेक्शन है इसके 2 क्वेश्चंस देख लिए हैं। पहले वाले क्वेश्चन में कोई चॉइस नहीं है, वो आपको करना ही था। दूसरे वाले क्वेश्चन में आपके पास में इंटरनल चॉइस थी, और पहला क्वेश्चन आपका जो आपका चैप्टर नंबर 4 है गांधी एंड द नेशनल मूवमेंट, वहां से आया था। और सेकंड आपका जो सेकंड क्वेश्चन है इसकी जो दोनों चॉइसेस वगैरह ये कहां से पूछी गई हैं, कोलोनियलिज्म एंड कंट्री साइड। दोनों चैप्टर डिटेल में डिस्कस किए थे, सारे इसके वीडियोस बना के डाले थे, वन शॉट बना के डाले थे, क्विक रिवीजन करवाए थे आपको, इसके एमसीक्यूज वगैरह कराए थे। तो वो सारे बच्चे, मुझे पूरी उम्मीद है जिन जिन ने आपके ये वीडियोस देखे थे, इनकी हेल्प ली थी, उन लोगों ने अच्छे से परफॉर्म किया होगा। तो आप लोग भी बताइए, आप लोग इसका किस तरीके से जो है जवाब वगैरह देकर आए थे। इन्हीं लाइंस पर आपने इसका जवाब दिया था या थोड़ा बहुत वेरिएशन वगैरह कुछ था, तो आप अपने भी व्यूज जो है कमेंट्स में बता सकते हैं। चलें अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। चलें थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। एक्सप्लेन व्हाई द ब्रिटिशर्स वर इंटरेस्टेड इन एक्वायरिंग द रीजन ऑफ अवध अंडर देयर कंट्रोल। अब हमको यहाँ पे ये एक्सप्लेन करना है कि आखिर अंग्रेज जो थे वो अवध के रीजन को आखिर क्यों एक्वायर करना चाहते थे, या फिर इसको इस तरह से बोल सकते हैं 1856 में जो वाजिद अली शाह को उन्होंने तख्त से उतार कर अवध के ऊपर कब्जा किया था, इसके पीछे की वजूहात क्या थी, ये सब हमको डिस्कस करना है। सब्सिडरी अलायंस उन्होंने 1801 में लगाया था नवाब के ऊपर, लगभग 55 साल तक आखिर अवध के रीजन को क्यों कब्जे में नहीं लिया, क्यों इंतजार किया, और
और 1856 आते आते ऐसा क्या हो गया था जिसके चलते फाइनली इन लोगों ने डिसाइड किया कि अब बहुत हो गया, अब नवाब को बर्दाश्त नहीं कर सकते, नवाब को उतार रहे हैं और उस पूरे के पूरे इलाके को अपने कब्जे में लेंगे। इसके पीछे के रीजंस या इसके फैक्टर्स वगैरह अपने को एक्सप्लेन करने हैं। फिर वही बात आ जाती है, बड़ा टॉपिक था, बकायदा हम लोगों ने जब अवध में जो रिवोल्ट थी उसको स्टडी किया था तो पूरे इसके 2 लेक्चर बने थे। पार्ट 1 और पार्ट 2 में हमने पूरी की पूरी अवध की जो है रिवोल्ट और उसके पीछे के रीजन, कैसे एक्वायर कर लिया, समरी सेटलमेंट, सारी बातें हम लोगों ने करी थी। इसमें ये जो टॉपिक है वो आया था कि क्या रीजंस थे या क्या वजूहात थी जिसकी वजह से जो है आपका ये पूरा का पूरा इलाका अंग्रेजों ने एक्वायर किया था। तो पॉइंट ये है कि वो सारी की सारी बातें हम लोग यहाँ पे फिर 3 मार्क्स का जो हमारा क्वेश्चन है जिसमें हमको शॉर्ट आंसर्स लिखने हैं, इसमें हम सारी बातें नहीं एक्सप्लेन कर सकते। फिर वही फैक्टर्स कि हमको सबसे जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं या सबसे इंपॉर्टेंट या सबसे रेलेवेंट फैक्टर्स जो हैं उन्हीं को यहाँ पे मेंशन करना है। सबसे इंपॉर्टेंट या सबसे रेलेवेंट बातें जो हैं वही हम लोग यहाँ पे लिखेंगे। फिर से हेडिंग और पॉइंट में अपने को जवाब जो है देना है। तो इसका आंसर आप ऐसे शुरू करें, ब्रिटिशर्स वेर इंटरेस्टेड इन एक्वायरिंग द रीजन ऑफ अवध अंडर देयर कंट्रोल बिकॉज ऑफ द फॉलोइंग रीजंस, या फॉलोइंग फैक्टर्स वर रिस्पॉन्सिबल बिकॉज ऑफ विच द ब्रिटिश बिकेम इंटरेस्टेड इन एक्वायरिंग द अवध रीजन और एनेक्सिंग द अवध रीजन। और उसके बाद में आप फैक्टर्स वगैरह को एक्सप्लेन करेंगे। सबसे पहला फैक्टर तो यह था कि इस वक्त तक अंग्रेजों ने लगभग हिंदुस्तान के जो मेजर इलाके थे सब कॉन्कर कर लिए थे। पंजाब उनके कंट्रोल में आ गया था, मराठास की जो लैंड थी वो इनके कंट्रोल में आ गई थी, पूरा का पूरा जो नीचे का साउथ का इलाका था वो इनके कंट्रोल में आ गया था, वेस्ट का काफी सारा इलाका जो इनके कंट्रोल में आ गया था। तो कहीं ना कहीं ये बहुत लॉजिकल बात थी कि अब अवध को भी कंट्रोल किया जाए, अवध को भी कैप्चर किया जाए और उसी के साथ में 1757 में जो बंगाल को आपने जीता था और उसके साथ में जो आपके एनेक्सेशन की शुरुआत करी थी, हिंदुस्तान को जो जीतने की शुरुआत करी थी, अवध के ऊपर कंट्रोल के साथ में ही वो आपका जो प्रोसेस था जो लगभग 100 साल पहले शुरू हुआ था वो फाइनली कंट्रोल हो जाएगा। क्योंकि सबसे पहले आपने बंगाल जीत लिया, बंगाल के बाद में बिहार, उड़ीसा, पूरा का पूरा नॉर्थ ईस्ट आपके कंट्रोल में आ गया, पूरा नीचे का साउथ का इलाका कंट्रोल में है, आपका डेक्कन का इलाका जो मराठा अंपायर के पार्ट्स थे वो आ गए, मध्य भारत आपने अपने प्रभाव में ले लिया, आपने राजस्थान में जो आपके रजवाड़े थे उनको सबड्यू कर दिया, पंजाब जीत लिया, सिंध अपने कंट्रोल में लेकर आ गए, कश्मीर के इलाकों को जो है आपने जो है आपका इनडायरेक्ट रूल में ले आया। तो लगभग डिफैक्टो आप पूरे के पूरे इंडियन सब कॉन्टिनेंट के रूलर बन गए थे। तो अब आपने सोचा कि बेटर यही रहेगा अवध को भी मिलाया जाए और जो प्रोसेस आपने 1757 में किस्मत ने या परिस्थितियों ने शुरू करी थी जिसमें अंग्रेजों ने हिंदुस्तान के इलाकों को एक के बाद एक जीतना शुरू किया था, इस पूरी की पूरी चीज को अवध में को एनेक्स करके लॉजिकल कंक्लूजन तक लेकर जाया जाए। तो पहली चीज तो यह कि इन्होंने पहले ही हिंदुस्तान के मैक्सिमम इलाके जो हैं कब्जे में ले लिए थे अवध को छोड़ के, और इनका मानना था कि अवध को आपका कब्जे में लेके कंट्रोल करके फाइनली जो है पूरी की पूरी आपकी प्रोसेस शुरू करी थी 101 साल पहले, इसको इसके लॉजिकल कंक्लूजन की तरफ लेकर जाया जाएगा। दूसरी चीज ये लोग ये चाहते थे कि नॉर्थ के इलाकों में अपना सामान बेचने के लिए एक प्रोमिनेंट मार्केट डेवलप किया जाए जहां से फिर आप लोग ये नॉर्थ के पूरे इलाके वगैरह जो है वहां पे अपना सामान वगैरह ये लोग डिस्ट्रीब्यूट कर सकें। और नॉर्थ के इलाकों में जो एक पर्टिकुलर ऐसा मार्केट होना चाहिए जहां नॉर्थ के अलग अलग इलाकों में जो भी चीजें हो रही हैं वो बिकने के लिए आए, तो यहां से फिर अंग्रेजों को मैक्सिमम इलाकों में जाकर चीजें खरीदने की जगह एक पॉइंट बन जाएगा जहां से वो चीजें उठा भी सकते हैं और जहां पे वो अपना माल बेच भी सकते हैं। तो अवध एक ऐसा पोर्शन उनको लगा, एक सही जगह उनको लगी जहां पे वो नॉर्थ इंडिया में एक अच्छा मार्केट जो है डेवलप कर सकते हैं, एक प्रोमिनेंट मार्केट डेवलप कर सकते हैं और यहां से अपना माल बेचने में आसानी रहेगी। अलग अलग जगहों पे जाके आप लोगों के सामान या रॉ मटेरियल खरीद रहे हो, उससे अच्छा इन लोगों को एक प्रोमिनेंट मार्केट डेवलप करके अट्रैक्ट करो और वहां पे इनके साथ में डील करो, अपनी शर्तों पे जो है डील करो और इनका माल वगैरह खरीदने के लिए इनके घर जाने की जरूरत नहीं है, ये लोग आएंगे और इनसे जो है फिर इस तरह से आप इनका माल वगैरह खरीद कर उसका फर्दर जो मैन्युफैक्चरिंग में रॉ मटेरियल का इस्तेमाल करना है वो आप कर सकते हो। तो दो ये फैक्टर्स थे जिसके कारण ये लोग इंटरेस्टेड थे। तीसरी चीज जिसके चलते ये लोग इंटरेस्टेड थे वो ये था कि ये कमर्शियल क्रॉप्स वगैरह लगाना चाहते थे। ये चाहते थे कि यहां पर जो आपका गेहूं चावल की खेती होती है इसके अलावा कमर्शियल जो है खेती वगैरह करवाई जाए, जिससे फिर जो क्रॉप्स वगैरह होंगे या तो उनसे कुछ फिनिश प्रोडक्ट बना के महंगा बेचा जाएगा, उससे कमाई करेंगे, नहीं तो फिर वो जो आपके कमर्शियल क्रॉप्स वगैरह हैं उनको फिर हम लोग एक्सपोर्ट करेंगे और एक्सपोर्ट से फिर जो हम लोग पैसा वगैरह कमाएंगे। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट फैक्टर था और इसके लिए खास तौर पे जैसे इंडिगो हो गया, कॉटन हो गया, इस तरीके की चीजें जब उगाई जाती हैं, खासतौर पे इंडिगो की बात की जाए, उसके पॉइंट ऑफ व्यू से अंग्रेजों को लगा कि अवध की मिट्टी जो है या फिर अवध का जो इलाका है ये सही जगह है जहां पे इंडिगो और इसी तरीके के जो दूसरे कमर्शियल क्रॉप्स वगैरह हैं उनको उगाया जा सकता है। यहां पे बढ़िया आपकी फर्टाइल जगह मिल जाएगी, अच्छा एटमॉस्फेयर और एनवायरनमेंट मिल जाएगा और जमकर यहां पे हम लोग इसकी खेती बाड़ी करेंगे और उसको जो है फिर हम लोग एक्सपोर्ट वगैरह कर उससे खूब पैसा वगैरह कमाएंगे। मगर जब तक नवाब बैठा हुआ है इस चीज को हम लोग डायरेक्टली नहीं कर सकते, क्योंकि आपने नवाब को खूब दबा लिया था, इसमें कोई डाउट की बात नहीं है। नवाब एक तरीके से आपकी कठपुतली था, मगर फिर भी एक रूलर को अपने लोगों के सामने कुछ तो अथॉरिटी असर्ट करना पड़ती है। आप
नवाब का रूल चल रहा है लोगों के दिमाग में तो यही है, भले ही आप पर्दे के पीछे से रूल कर रहे हो, मगर अगर आप एक दिन आते हो और लोगों के ऊपर कौन की जमीनों से डिस्प्लेस करके वहां पे नील की खेती शुरू कर दो या इंडिगो लगाना शुरू कर दो, तो फिर वो चीज ठीक नहीं है। लोग फिर जो है नवाब से शिकायत करेंगे। अब नवाब जो है अगर आप नवाब की सुनोगे नहीं, बेइज्जती करोगे, तो अल्टीमेटली उसको फिर अपनी अथॉरिटी असर्ट करना पड़ेगा, तो लड़ाई झगड़े होंगे ही होंगे। ये सारी की सारी चीजें बन गई थी। वो लोग एक तो ये चाहते थे कि कमर्शियल क्रॉप्स उगाए जाएं और कहीं ना कहीं उनकी जो ग्रीड है उसके साथ में नवाब के हित या फिर जो आपके इंटरेस्ट है वो कंफ्लिक्ट में आने थे। तो अल्टीमेटली इनको समझ में आ गया था कि शोडाउन होना है। लास्टली इस वक्त तक हिंदुस्तान की स्थिति ये हो गई थी कि अब कोई भी ऐसा रूलर नहीं बचा था जो इन लोगों की माइट को, अंग्रेजों की जो माइट है या फिर अंग्रेजों की जो, या आपका जो ईस्ट इंडिया कंपनी की जो फौजी ताकत है, उसको किसी भी तरीके से चैलेंज कर सके। तो इनको पता था कि हिंदुस्तान के जिस हिस्से पे हाथ रखेंगे उसको जीत लेंगे, कोई कुछ कर नहीं पाएगा। तो कहीं ना कहीं ताकत का नशा भी था, ताकत का दम भी था, आप ये भी कह सकते हैं, जिसके चलते इन्होंने ये कदम उठाया। और क्योंकि पता था कि नवाब कर क्या लेगा अल्टीमेटली। अगर आप बोलोगे एक दिन जाके कि हम तुमसे बोर हो गए, हम तुम्हें उतार रहे हैं सत्ता से और हम तुम्हारी जगह खुद आके बैठेंगे, तो नवाब के पास में अल्टीमेटली करने के लिए ऑप्शन क्या था? वो कुछ कर सकता नहीं था, उसे एक्सेप्ट करने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं था। अगर लड़ाई झगड़ा करेगा तो मारा जाएगा, तो हारेगा, चैलेंज कर नहीं सकता। तो कहीं ना कहीं अंग्रेजों के पास में ये दम भी था कि अब ब्रिटिश माइट को, अंग्रेजों की जो आपकी पावर है, इसको स्ट्रेंथ है, इसको चैलेंज करने वाला हिंदुस्तान में कोई नहीं बचा। ये एक बहुत बड़ा फैक्टर था जिसके चलते भी ये चीज हुई है। तो इन सारे फैक्टर्स वगैरह की इनफैक्ट लॉर्ड डलहौजी ने बकायदा 1851 में कह दिया था कि अवध वो चेरी है जो एक ना एक दिन आके हमारे मुंह में खुद गिरेगी, हम लोग इसको एक ना एक दिन एक्वायर करेंगे। तो कहीं ना कहीं इन सारी बातों से जो है समझ में आता है कि इन सारे फैक्टर्स वगैरह के चलते जो है अंग्रेजों ने अल्टीमेटली अवध को एक्वायर किया था। अब 4 पॉइंट्स में 8 लाइनें या मैक्स टू मैक्स 9 लाइनों में आप इसको इन मेजर फैक्टर्स की मदद से एक्सप्लेन कर सकते हो। और फिर वही बात आ जाएगी, बड़ा टॉपिक था मगर अपन ने कम शब्दों में क्योंकि एक्सप्लेन कर दिया है, इसकी मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स अपने इसमें डिस्क्राइब कर दी हैं, तो आपको मैक्सिमम नंबर जो है यहां से मिलने की चांसेस वगैरह बढ़ जाते हैं। चलें नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4, इनफैक्ट आपका जो सेक्शन ए है उसका जो आखिरी क्वेश्चन है, उसमें अब अपने को पूछा गया है, व्हाई हैड द हिस्टोरियन चंद्र देवनेसन रिमार्क दैट साउथ अफ्रीका मेड गांधी जी अ महात्मा, एक्सप्लेन। अब यहां पर एक हिस्टोरियन हुए थे चंद्र देवनेसन, इन्होंने एक बात कही थी कि साउथ अफ्रीका में गांधी जी का जो प्रवास था, लगभग 20 साल वो वहां पे रहे थे, 1893 से 1915 तक, लगभग 20 साल के करीब वो वहां पे रहे थे। इन 18-20 सालों के दरमियान गांधी जी, या फिर इस तरह से बोलना चाहिए कि मोहनदास करमचंद गांधी, लॉयर या अटर्नी जो साउथ अफ्रीका गए थे, वो महात्मा गांधी में ट्रांसफॉर्म हुए या महात्मा गांधी बने। तो क्या वो फैक्टर्स थे, क्या वो रीजंस थे जिसके कारण ये चीज हुई, या फिर क्या वो फैक्टर्स थे जिसके चलते हिस्टोरियन चंद्र देवनेसन ने ये बात कही है कि साउथ अफ्रीका ने गांधी जी को, या एमके गांधी जो थे, मोहनदास करमचंद गांधी, इनको महात्मा गांधी बनाया। हमको वो फैक्टर्स वगैरह जो है एक्सप्लेन करना है। फिर वही बात आ जाती है, ये आपका अगर आप एक्सप्लेन करने बैठो तो उसमें 50 बातें कही जा सकती हैं, बट अपने ऊपर 80 शब्दों की या फिर 8 लाइनों की जो है शब्द सीमा या लिमिट लगी हुई है, तो अपने को उसका पालन करना है। फिर अपन वही बात, 2 बातों का ध्यान रखेंगे, हेडिंग एंड पॉइंट्स में बात को लिखेंगे और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो हैं सिर्फ अपन उनको मेंशन करेंगे। तो इसका जवाब जो है आप इस तरह से बनाना शुरू कर सकते हैं, या फिर इस तरह से लिख सकते हैं कि इंडीड हिस्टोरियन चंद्र देवनेसन जो है वो सही बोल रहे हैं। इंडीड द हिस्टोरियन इज सेइंग राइट और इज राइटफुल दैट इट वाज साउथ अफ्रीका that made MK Gandhi या फिर गांधी जी as महात्मा गांधी, और it was South Africa that transformed an ordinary attorney who happened to be MK Gandhi into Mahatma Gandhi, who was a motivation and a soul who mobilized इंडियन नेशनल मूवमेंट। इस तरीके से आप एक हेडिंग बना सकते हैं। उसके बाद में आप लिख सकते हैं द फॉलोइंग वर द फैक्टर्स बिहाइंड इट, या फिर फॉलोइंग वर द फैक्टर्स बिकॉज ऑफ विच साउथ अफ्रीका ट्रांसफॉर्म गांधी जी इनटू महात्मा। और उसके बाद में आप ये मेजर पॉइंट्स वगैरह जो है लिख सकते हैं। ये जो सत्याग्रह की इनकी टेक्निक थी, जिसके बल पर उन्होंने अल्टीमेटली लाखों की तादाद में फिर बाद में हिंदुस्तानियों को नेशनल मूवमेंट में मोबिलाइज किया था, ये जो सत्याग्रह की टेक्निक वगैरह थी, ये सत्याग्रह की टेक्निक उन्होंने सबसे पहले आपका यहीं पर आपका जो ये साउथ अफ्रीका जो है यहीं पर उन्होंने इसको फोर्स किया था। इनफैक्ट आप इसमें और भी बातें लिख सकते हैं, टेक्निक्स ऑफ सत्याग्रह, नॉन वायलेंस, आपका हंगर स्ट्राइक, हड़ताल की जितनी भी चीजें वगैरह थी, इन्होंने यहीं पर जो है ये सारी की सारी टेक्निक्स वगैरह आपकी फोर्स करी थी, जिनका इस्तेमाल अल्टीमेटली फिर उन्होंने आपका जो इंडियन नेशनल मूवमेंट था उसमें किया था। ये 2 लाइनों में आप इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं कि यही वो जगह थी जहां पर ये सारी की सारी सत्याग्रह की टेक्निक्स वगैरह को इन्वोक किया गया था, इनको आपका फोर्स किया गया था, और इनका इस्तेमाल कर गांधी जी ने यहां पर इनका जो प्रभाव होता है उसको टेस्ट कर लिया
लिया था, बाद में फिर अल्टीमेटली इनको नेशनल मूवमेंट वगैरह में इस्तेमाल किया। पहला पॉइंट। दूसरा, यही वो जगह है जहां पे गांधी जी जो है एक लीडर के तौर पर इवॉल्व हुए थे कि जब इन्होंने हिंदुस्तानियों के खिलाफ और बाकी जो लोग वगैरह हैं अश्वेत वगैरह, उनके खिलाफ होने वाले अत्याचारों के खिलाफ आवाज उठाई थी। तीसरा, यही वो जगह है जहां पर वो सारी इनजस्टिसेस वगैरह के खिलाफ इन्होंने मूवमेंट चालू किए थे। जैसे आपका जो शादियां वगैरह जो है, आपका नॉन क्रिश्चियन जो मैरिजेस हैं, इनको इनवैलिडेट मान लिया गया था, इनको ये बोला गया था कि ये गैर कानूनी है, इनको सही नहीं माना जाएगा। इसके खिलाफ में पूरा का पूरा एक हस्ताक्षर अभियान चलाया था और इस तरीके की चीजें वगैरह करी थी। तो ये कुछ ऐसे चीजें वगैरह थी जिसके चलते यहां पर गांधी जी का अपना एक लीडर के तौर पर, एक महात्मा गांधी जो बनने की जो प्रक्रिया थी वो शुरू हुई थी और एक कैरेक्टर जो था उस पर्टिकुलर डायरेक्शन में डेवलप होना शुरू हुआ था। आप ये पॉइंट एक लिख सकते हैं। इसके बाद में हिंदू मुस्लिम यूनिटी जो थी यहां पर उन्होंने फोर्स करी, चाहे वो हिंदुस्तानी हिंदू थे जो यहां पर थे या जो मुस्लिम हिंदुस्तानी जो यहां पर काम कर रहे थे, सबके साथ अत्याचार हो रहा था और वो सबको साथ में लेकर आया। और यही बात उन्होंने यहां से प्रीच करना शुरू करी, जो जिंदगी के आखिरी दिन तक प्रीच करते रहे कि आपको भाई साथ में आगे बढ़ना पड़ेगा। आप एक दूसरे के साथ में रिलीजियस बेसिस पर अगर डिवाइडेड रहेंगे तो कभी आप जो है हमेशा फिर आपके ऊपर अंग्रेज इसी तरह से हावी रहेंगे। अगर आप चाहते हैं इनजस्टिसेस के खिलाफ लड़ना तो आपको एक दूसरे के प्रति जो वैर या फिर जो भी आपके डिफरेंसेस हैं उनको दूर करना पड़ेगा और यूनिटी जो है उसको फोर्स करना पड़ेगा। लास्ट तक जिंदगी के फिर वो इस बात के जो है पक्षधर थे और हिंदू मुस्लिम यूनिटी के लिए जो काम उन्होंने जिंदगी भर किया उसकी शुरुआत कहीं ना कहीं यहीं से कर दी थी। इसी में एक और पॉइंट अगर आपके पास में जगह बचे, इतना भी लिख देंगे तो मोर देन इनफ है, मगर इसी में एक पॉइंट और आप ऐड कर सकते हैं कि यही वो जगह थी जहां पर उन्होंने अपर कास्ट वगैरह के जो लोग थे उनको चेताया था कि तुम जिस तरीके का ऑपरेशन अपनी औरतों के साथ में कर रहे हो और जिस तरीके का ऑपरेशन डिप्रेस क्लासेस के साथ में कर रहे हो, ये अच्छी बात नहीं है। अगर आप एक जगह ये बोलते हो कि आपके साथ में इंजस्टिसेस हो रहे हैं और फिर दूसरे अंग्रेज और वो इंजस्टिसेस कर रहे हैं, दूसरे लेवल पे वही हरकतें अगर आप अपने से नीचे वाले तबके के लोगों के साथ में कर रहे हो तो फिर ये बात ठीक नहीं है। या तो तुम अपने इंजस्टिसेस का रोना मत रो, और अगर तुम अपने ऊपर मानते हो कि तुम्हारे साथ अन्याय हो रहा है तो फिर तुम्हें ये अन्याय भी जो है बंद करना पड़ेंगे। यहीं से गांधी जी ने महिलाओं के उत्थान के लिए और खास तौर पे जो आपके दलित वर्ग है उनके उत्थान के लिए जो आपका जो भी विचार वगैरह थे उनके बनना शुरू हुए और बाद में उन्होंने बाकायदा अपनी जिंदगी लगा दी अनटचेबिलिटी को दूर करने में। और उन्हीं के परिणामों का नतीजा था कि अनटचेबिलिटी जब हिंदुस्तान आजाद हुआ तो पहले दिन से संविधान लागू होते ही बैन हुई और धीरे धीरे आज की तारीख में अगर देखा जाए तो अनटचेबिलिटी का प्रभाव हिंदुस्तानी समाज के ऊपर बहुत हद तक कम हुआ है। महात्मा गांधी का इसमें एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है जिसको नकारा नहीं जा सकता, जिसे आप इग्नोर या नहीं कर सकते, उसको आप टाल नहीं सकते। तो ये सारे के सारे मेजर फैक्टर्स वगैरह थे जिसके चलते एक सामान्य हिंदुस्तानी गुजराती वकील जिनका नाम मोहनदास करमचंद गांधी था, 20 साल के अपने प्रवास में आपका जो साउथ अफ्रीका में जब वो रहे, महात्मा गांधी बनने की तरफ अग्रसर हो गए। मैं ये नहीं बोलूंगा पूरी तरह महात्मा बन गया क्योंकि ये टाइटल उनको हिंदुस्तान आने के बाद ही मिला था जब नेशनल मूवमेंट वगैरह में आगे बढ़े, मगर कहीं ना कहीं वो जो बीज थे वो पड़ गए जिसके ऊपर उन्होंने पूरे का पूरा मूवमेंट चालू किया और उसके चलते फिर बाद में लोगों ने उनको सिर्फ एक पॉलिटिशियन ना मानकर एक संत मान लिया। अब इस तरीके से अगर आप ये पॉइंट लिखें, एक आध लाइन आपका 8 से 9 या 9 लाइन तक ये जा सकता है, मगर इसमें इस तरह से आप लिखेंगे तो आपको यहां पे मैक्सिमम मार्क्स वगैरह जो है मिल जाएंगे। चले आगे बढ़ते हैं। तो इस तरह से अपना जो सेक्शन ए जो है वो खत्म होता है और उसके जो 4 अपने क्वेश्चंस वगैरह थे जिनमें आपको 3-3 नंबर मिलने हैं और जिसमें आपको जो जवाब है 80 शब्दों में या 8 लाइनों में लिखना था वो अपन ने करके खत्म किया। अब अपन सेक्शन बी की तरफ बढ़ते हैं। लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस, 6-6 नंबर के क्वेश्चंस हैं, इनको अब कैसे क्या डील करना है, इसमें ज्यादा पॉइंट्स लिखने हैं, ऑब्वियस सी बात है। तो अब इसके बारे में अपन लोग बातचीत करेंगे, इनको कैसे करना चाहिए था या फिर आपने जो किया होगा आप इसको इससे कंपेयर कर सकते हैं। चलें देखते हैं सेक्शन बी, लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस। तो सेक्शन बी में जो अपना 6 नंबर का क्वेश्चन है, अब 2-3 बातें जो अपने को ध्यान रखनी है। अगर आपको 150 से 200 वर्ड्स में अगर इस क्वेश्चन को लिखना है, इसका मतलब आपको कम से कम 15 से 18 या 20 लाइनों के करीब आपको लिखना पड़ेंगी 6 मार्क्स के क्वेश्चन में। फिर वही बात आ जाती है, अगर आप बड़े बड़े पैराग्राफ लिखोगे, बड़े बड़े फर्रे लिखोगे तो जनरली एग्जामिनर पढ़ता नहीं है और फिर आपके नंबर वगैरह जो है कम होना शुरू हो जाते हैं, भले ही आपने कितना अच्छा लिखा हो। तो फिर उसी चीज़ को फॉलो करना है। सैम्पल पेपर में भी 50 बार मैंने इस बात को बोला था एंड आई एम प्रीटी श्योर आपने इसी चीज़ को फॉलो किया होगा कि आप इसको पॉइंट्स में लिखकर आए होंगे, जहां तक हो सका होगा आपने इसको पॉइंट्स में एक्सप्लेन किया होगा। तो फिर से अपन लोग इसी चीज को फॉलो करेंगे, हेडिंग्स और पॉइंट्स के साथ में जवाब देना है। 150 से 200 वर्ड्स का मतलब 15 से 18-20 लाइनों के करीब या उससे ज्यादा भी अगर आप 1-2 लाइनें लिख सकें, इतना कम से कम आपका बनता है। यानी कि 1.5 से 2 पन्नों के बीच में आपको इसका जवाब जो है मिनिमम देना होगा या देना चाहिए था। सबसे बेस्ट यही होता है। आप क्वेश्चन वगैरह अपन लोग देखते चलते हैं और उसके साथ में अपन देखते जाएंगे, डिस्कस करते जाएंगे कि किस तरीके से एक आइडियल जवाब बनना चाहिए था। द प्रोक्लेमेशंस इशूड इन 1857 अपील टू एवरीवन टू रिमेन यूनाइटेड।
अगेंस्ट द ब्रिटिश रूल, सपोर्ट द स्टेटमेंट विद एग्जांपल्स। 1857 या 1857 की क्रांति में जो अलग अलग तरीके के आपके प्रोक्लेमेशन या इश्तेहार वगैरह रेबल्स के द्वारा इशू किए गए थे, उसमें एक बात बार बार कही जा रही थी सारे लोगों से कि आप सब लोगों को भैया अंग्रेजों का जो ये रूल है, अंग्रेजों की जो ये हुकूमत है, इसके खिलाफ आपको यूनाइटेड रहना है। अपने को ये जो स्टेटमेंट है इसको एग्जांपल्स के साथ में सपोर्ट करना है। इसका जवाब आप ऐसे शुरू कर सकते हैं कि नो डाउट अबाउट दिस फैक्ट दैट जितने भी प्रोक्लेमेशन इशू किए गए थे आपका इस पर्टिकुलर टाइम पीरियड में, उन्होंने आपका समाज के हर एक सेक्शन से साथ में खड़े होकर अंग्रेजों के खिलाफ जो है कॉमन संघर्ष करने की बात की थी। इसके पीछे उनका रीजन ये था कि ये आपस में जो हिंदुस्तानी रियासतों की लड़ाई नहीं है, मगर ये हिंदुस्तानी वर्सेस बाहर से आए हुए फिरंगी के बीच का जो है कंफ्लिक्ट है। और इस चीज को जो है आजमगढ़ प्रोक्लेमेशन की मदद से बहुत अच्छे से समझा जा सकता है। इतना आप हेडिंग दीजिए कि इसमें कोई डाउट की बात नहीं कि हर प्रोक्लेमेशन जो इशू किया गया उसने समाज के हर हिस्से से बोला था, हर तबके से बोला था कि अंग्रेजों के रूल के खिलाफ आपको इकट्ठा होकर खड़ा होना है। वजह सिर्फ ये थी कि इसको इस तरह से बताया गया था कि ये आपस का कोई इंटरनल कंफ्लिक्ट नहीं है, ये इंडियंस वर्सेस बाहरी या फिर इंडियंस वर्सेस ब्रिटिश जो है कंसेप्ट बना दिया गया था। और इसके बारे में अपन जो है इसका सही जो एक सबसे बढ़िया एग्जांपल जो है आप आजमगढ़ प्रोक्लेमेशन जो इशू किया गया था रेबल्स के द्वारा, उसको मान सकते हैं। फिर इतना लिखने के बाद में आप आजमगढ़ प्रोक्लेमेशन जो है उसका जिक्र करने के बाद में आजमगढ़ प्रोक्लेमेशन को फिर आप एक्सप्लेन करना शुरू करिए कि भाई आजमगढ़ प्रोक्लेमेशन जो है इसके बारे में 2-3 लाइनें लिखिए कि ये सबसे इंपॉर्टेंट सोर्स है जिसकी मदद से रेबल्स का जो विजन था उसके बारे में हमको पता चलता है, या फिर जो रेबल्स ने आपको सबको एक साथ इकट्ठा होकर यूनाइट होकर खड़े होने के लिए जो बोला था, इसके बारे में हमको अंदाजा लगता है। आजमगढ़ प्रोक्लेमेशन जो था रेबल्स के द्वारा, इसने समाज के हर तबके को जो है अपील करी थी, आपके अपर से लेकर लोअर तबके तक के सारे जो आपकी सेक्शन थे सोसाइटी के, सबको इसने कुछ ना कुछ जो है अपील, कुछ ना कुछ प्रोमिसेस वगैरह किए थे। प्रोमिनेंटली इसने जमींदारों को जो है एड्रेस किया था, जो आपके काश्तकार होते हैं, आर्टिसंस होते हैं, और जो आपके व्यापारी वर्ग था, मर्चेंट्स, उन लोगों को इन्होंने जो है आपका अपील की थी। इसके बाद में जो ईस्ट इंडिया कंपनी, मैंने यहाँ पे शॉर्ट में उसको EIC लिखा हुआ है, ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए जो हिंदुस्तानी मुलाजिम काम कर रहे थे, उनकी फौजों में जो सिपाही काम कर रहे थे, उन सब के लिए यहाँ पर एक अपील की गई थी। और इसके बाद में आपका जो धार्मिक मैन होते हैं, आपके जो रिलीजियस लोग हुआ करते थे, उन लोगों से अपील की गई थी। तो ये कि जो आजमगढ़ प्रोक्लेमेशन है, इसमें सब लोगों से जो इकट्ठा होने की अपील की गई थी और हर एक तबके को जो है अलग अलग इंडिविजुअली एड्रेस किया गया था कि आप लोगों को इसलिए हमारे साथ आना है क्योंकि अगर आप हमारे साथ आए तो आपको ये देंगे। इस तरीके की जो चीजें की गई थी, और सबको साथ में यूनाइटेड होकर एक दूसरे इनके सामने जो है एक आपको यूनाइटेड फ्रंट खोलना है और आपको एक कंबाइंड स्ट्रगल देनी है, इस तरीके की बातें की गई थी। आजमगढ़ प्रोक्लेमेशन सबसे बढ़िया एग्जांपल है उसका, और आजमगढ़ प्रोक्लेमेशन में इन फलाने सेक्शंस वगैरह के साथ में अपील की गई थी। अब किससे क्या बोला गया था उसके बाद में आप इसको ऐसे एक्सप्लेन कर सकते हैं, तो इससे जो है आपके पॉइंट्स वगैरह और ज्यादा फर्दर इलाबोरेट होंगे और एग्जामिनर पे भी एक इंप्रेशन जाएगा कि आपको पता तो है, आपने पढ़ रखा है। तो इसके बाद में अब आपने इतना लिख दिया कि भाई आजमगढ़ प्रोक्लेमेशन एक अच्छा एग्जांपल हो सकता है इसका, या ये जो है सबसे प्रोमिनेंट एग्जांपल है। इसने इन सारे सेक्शंस वगैरह से यूनिटी वगैरह की अपील की थी और हेल्प वगैरह मांगी थी, कुछ प्रोमिसेस भी किए थे और बाकी सारी चीजें। क्या क्या किया था वो देख लेते हैं। जमींदारों से ये बोला था कि आपकी जो जितनी जागीरें आपकी कॉन्फिस्केट हुई हैं, जितनी जागीरों को अंग्रेजों ने जब्त किया, वो सब आपको लौटाएंगे। आगे से कभी भी ऐसा नहीं होगा कि आपकी जागीरों का कॉन्फिस्केशन हो जाए, आपको पहले की अपेक्षा ज्यादा ऑटोनॉमी दी जाएगी और आगे से जो है आपके मामलों में दखलंदाजी नहीं करेंगे और ज्यादा मात्रा में पावर देंगे। अंग्रेजों ने जो आपकी पूरी इज्जत खराब करके रख दी है, मटिया पलेट कर दिया है, इसको आप रिस्टोर किया जाएगा। एंड सबसे बड़ी बात, अब आपसे उतना टैक्स नहीं मांगा जाएगा जितना टैक्स आपको पहले भरने के लिए बोला जा रहा था। अब इस तरीके से 4 पॉइंट्स को अगर आप एक्सप्लेन करते हैं तो ये 4 पॉइंट्स कम से कम 5-6 लाइनों में ट्रांसफॉर्म होंगे। तो 10-12 लाइनों के 8-10 लाइनों के करीब जो है आपका जवाब अभी तक बनकर तैयार हो गया है। अगला जो पॉइंट है, इसमें आप जमींदार के बाद में आर्टिसंस और मर्चेंट्स के बारे में लिखिए कि आपने उनको प्रॉमिस किया था कि भाई आपको मोनोपोली दी जाएगी इंडिया में जो भी ट्रेड हो रहा है, चाहे वो आपका लैंड के थ्रू हो रहा हो, चाहे वो वाटर के थ्रू हो रहा हो, जो भी ट्रेड वगैरह हो रहा है आपको उसके ऊपर मोनोपोली दी जाएगी। अंग्रेजों को टोटल जो है कट आउट किया जाएगा। हिंदुस्तान के ट्रेड में प्रोमिनेंटली हिंदुस्तानी जो है उसको आप मोनोपोली दोगे, जो अंग्रेजों ने ऑल टुगेदर आपको हटा दिया, इक्वेशन से निकाल दिया और अंग्रेजों को जो वो प्रोमिनेंस वगैरह दे रहे हैं वो सारी चीजें बंद करवाई जाएंगी। इसके अलावा जो आपके फिर से
आपका जो नया शासन स्थापित होगा इसमें आपको बादशाह की तरफ से या स्टेट की तरफ से पैट्रोनेज मिलेगा, आपको उनकी तरफ से पहले की तरह प्रोत्साहन मिलेगा जो अंग्रेजों के पहले मिला करता था। एंड आपके ऊपर उस पहले अभी जितना टैक्स लग रहा है, जिसने आपकी कमर तोड़ के रख दी है, उतना टैक्स या उतनी ड्यूटीज वगैरह नहीं लगेंगी, आपके ऊपर लेसर आपका जो है ड्यूटीज वगैरह लगाई जाएंगी। ये हो गया। इसके बाद में आपका जो तीसरा सेक्शन था, उस तीसरे सेक्शन से इन्होंने बोला था कंपनी के जो सर्वेंट वगैरह थे या कंपनी में जो बाकी लोग हिंदुस्तानी काम करते थे उनको बोला था कि हमें पता है तुम एक लिमिट से ज्यादा जो है वो आपका कंपनी वाले ना आपका ना प्रमोशंस देते हैं, ना तुम्हें एक लिमिट से ज्यादा जो है पैसा दिया जा रहा है, हमारे साथ आ जाओ, हम तुम्हें वादा करते हैं कि हम तुम्हें जब ये सारी चीजें जब खत्म हो जाएंगी तब तुम्हें ज्यादा हायर पोस्ट वगैरह दी जाएंगी, रिस्पेक्ट और डिग्निटी मिल जाएगी, तुम्हें प्रमोशंस वगैरह के चांसेस होंगे, ज्यादा अच्छी सैलरी वगैरह देंगे। ये भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, हायर सैलरी वगैरह जो है वो आपको दी जाएगी। तो ये सारी चीजें जो है हम आपको देने वाले हैं, मगर फिलहाल आपको हमारी मदद करनी पड़ेगी, आपको अंग्रेजों के खिलाफ हमारे साथ आना होगा, अंग्रेजों के प्रति आपके के लिए जो आप काम कर रहे हो आपकी लॉयल्टी जो है आपको स्विच करना पड़ेगी। लास्ट में आपके जो रिलीजियस मैन थे उनसे आपने ये बोला कि ये एक होली वॉर है, ये एक धर्म युद्ध है, इसको आपको लड़ना होगा, ये रिलीजन बचाने के लिए अपन लड़ाई लड़ रहे हैं और ये आपको करना ही पड़ेगा। रिलीजन अगर आपको बचाना है अंग्रेजों के खिलाफ तो आपको ये धर्म युद्ध लड़ना पड़ेगा। इन सब लोगों को ये सारे ये वादे करने के बाद बदले में इन सबसे सिर्फ एक ही चीज मांगी गई थी, वो था आपको भैया साथ में खड़े होना है, आपको यूनिटी दिखानी है, रिलीजियस लेवल पर भी दिखानी है, क्षेत्रीय लेवल पर भी दिखानी है, सामाजिक तौर पे भी दिखानी है, कास्ट के बेसिस पे भी दिखानी है, हर जगह जो है आपको यूनिटी दिखानी है, आपको कंबाइंड तौर पर जो है एफर्ट देना है और अंग्रेजों के खिलाफ जो है आपको रिवोल्ट में पार्टिसिपेट करना है। ये जो है प्रोमिनेंटली तीन बातें मांगी गई थी। आजमगढ़ प्रोक्लेमेशन में क्या बोला गया है? सबको साथ रहना है, लड़ना है, अंग्रेजों को खदेड़ना है, और उसके बाद क्या होगा, समाज के अलग अलग सबकों को उसके वादे किए गए थे। तो ये जो है एक प्रोमिनेंट एग्जांपल्स वगैरह हैं जिसकी मदद से हम लोग समझा सकते हैं इस चीज को, जिसकी मदद से हम लोग बता सकते हैं कि भाई ये जो है वो ये सारे के सारे आपके जो पॉइंट्स वगैरह हैं ये स्टेटमेंट को सपोर्ट करते हैं कि जो प्रोक्लेमेशन 1857 में आपके दिए गए थे उनमें अपील की गई थी सब लोगों से कि ब्रिटिश रूल के खिलाफ आपको यूनाइटेड रहना है। इस तरीके से अगर आप जवाब दोगे, ये लगभग 15 से 20 लाइनों के बीच में भी बनता है, डिटेल में एक्सप्लेन भी करता है, एक एक एस्पेक्ट के बारे में अच्छे से बात भी करता है, और इस तरीके से आपका जो एक बढ़िया जवाब बनकर तैयार होगा। पॉइंट्स में है इसलिए आपका एक सरसरी निगाह भी अगर एग्जामिनर ने मारी तो मैक्सिमम बातें उसको दिख जाएंगी, समझ जाएगा कि आपके पास नॉलेज है, आपने सही प्रेजेंटेशन किया है, और फिर 6 में से आपके 5, 5.5, 5.75, 5.9 डिपेंड करता है उसकी कितनी मर्जी है, वो उतने मार्क्स आपको देगा। तो इस तरीके से इसका एक सही जवाब जो है वो दिया जा सकता है, इस तरीके से जो है इसको ज्यादा बेटर तरीके से डिस्क्राइब किया जा सकता है। चले आगे बढ़ते हैं। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6, इसमें अपने को इंटरनल चॉइस दी हुई है, 2 क्वेश्चंस में से कोई भी एक आप जो है कर सकते हैं। तो पहला वाला देखते हैं। डिस्क्राइब द ट्रेजिक इंसिडेंट ऑफ जलियांवाला बाग मैसेकर, व्हाट वाज इट्स इंपैक्ट ऑन द इंडियन नेशनल मूवमेंट। इसमें बेसिकली 2 सवाल पूछे गए हैं या फिर इस सवाल के 2 पार्ट हैं। पहला क्या है, आपको जो जलियांवाला बाग का पूरा मैसेकर हुआ था उसके इंसिडेंट को डिस्क्राइब करना है कि कैसे ये चीज हुई थी। दूसरा फिर इसका जो हिस्सा आ जाता है वो आ जाता है कि इस पूरी के पूरे इंसिडेंट का नेशनल मूवमेंट के ऊपर क्या इंपैक्ट पड़ा था, हमको उसको एक्सप्लेन करना था। तो इसको अब हम लोग जो है ऐसे शुरू करेंगे। सबसे पहले हम लोग जलियांवाला बाग मैसेकर का पूरा जो टाइमलाइन था उसको हम लोग एक्सप्लेन करेंगे एक हेडिंग के साथ में कि भाई जलियांवाला बाग मोमेंट, कोर्स ऑफ इवेंट, या फिर जलियांवाला बाग मोमेंट कैसे हुआ, पूरा का पूरा उसका टाइमलाइन। और जो फिर सेकंड हेडिंग हम बनाएंगे वो बनाएंगे इंपैक्ट ऑफ द जलियांवाला बाग मोमेंट या मैसेकर ऑन द इंडियन नेशनल मूवमेंट। इस तरीके से हम लोग 2 हेडिंग्स वगैरह में अपने जवाब को जो एक्सप्लेन करेंगे। 10-12 लाइन में आपका ये वाला इंसिडेंट एक्सप्लेन किया जाएगा और लगभग 7 से 8 लाइन में जो है आप इसका इंपैक्ट जो है उसको एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो इसको आप इस तरीके से शुरू करिए। सबसे पहले आप इसमें जलियांवाला बाग मूवमेंट का जो इंसिडेंट है उसको आप लिखना शुरू करिए कि भाई द इंसिडेंट ऑफ द जलियांवाला बाग मैसेकर टुक प्लेस इन द फॉलोइंग वे, या फिर इस तरीके से जो है पूरा का पूरा टाइमलाइन बना था। सबसे पहले क्या हुआ था, रोलेट सत्याग्रह वगैरह के खिलाफ जो है पंजाब वगैरह में काफी विरोध हो रहा था, बड़े पैमाने पर जो है पंजाब में विरोध हो रहा था। उसके रिएक्शन में पुलिस ने क्या की थी, ब्रुटैलिटीज वगैरह, और उस ब्रुटैलिटीज वगैरह के चलते फिर पंजाब में सिचुएशन बहुत ज्यादा टेंस हो गई थी। ऐसी परिस्थिति में एक फौजी अफसर हुआ करते थे ब्रिगेडियर जनरल डायर, उनको भेजा गया था लॉ एंड ऑर्डर रिस्टोर करने के लिए। याद रखिएगा क्या इंपॉर्टेंट है, आपका जो सत्याग्रह हो रहा था, रोलेट सत्याग्रह वगैरह या रोलेट एक्ट के विरोध में जो सत्याग्रह हो रहा था, उसके अगेंस्ट में पुलिस ने
पंजाब में बहुत जबरदस्त ब्रुटैलिटीज करी, जिसके चलते परिस्थितियां बहुत विस्फोटक हो गई, काफी सारे कुछ इंसिडेंट्स भी हुए थे शिटपुट वायलेंस के। नतीजे में ब्रिगेडियर जनरल डायर को भेजा गया था सिचुएशंस को नॉर्मलाइज करने के लिए एंड लॉ एंड ऑर्डर को रिस्टोर करने के लिए। अब इन्होंने यहां पर आने के बाद में क्या किया, लॉ एंड ऑर्डर को रिस्टोर करने के लिए क्या नहीं किया वो मैटर नहीं करता, मगर 13 अप्रैल 1919 के दिन बैसाखी पड़ी और बैसाखी के दिन अमृतसर में जनरल डायर ने प्रोहिबिटरी ऑर्डर्स जो है वो इशू कर दिए। प्रोहिबिटरी ऑर्डर्स का मतलब क्या होता है? प्रोहिबिटरी ऑर्डर्स का मतलब होता है कि भाई आप लोग जो है इकट्ठे नहीं हो सकते और अलग अलग या फिर एक जगह पे ज्यादा लोग जो है इकट्ठे नहीं हो सकते। इसके अलावा आपको अगर कहीं पे जलसा या जुलूस करने हैं तो उसकी इजाजत लेना पड़ेगी, जब तक नहीं लेंगे तब तक कोई परमिशन नहीं, इस तरीके की। अब क्योंकि उस दिन बैसाखी थी और ये ऑर्डर्स वगैरह जो है लोगों तक पहुंचे नहीं, अमृतसर के आसपास के जितने भी गांव के लोग वगैरह थे वो लोग भी जो है अमृतसर में इकट्ठे हो गए। जलियांवाला बाग एक बहुत कॉमन जगह थी जहां पे हर साल जो है जलसे वगैरह हुआ करते थे, लोग बैसाखी के दिन इकट्ठे होते थे। अब जब ये खबर डायर को लगी कि भाई जलियांवाला बाग में जो है लोग इकट्ठे हो रहे हैं, और साथ ही साथ वहां पे कुछ आपके नेशनलिस्ट भी पहुंच गए थे, उनके दो लीडर हुआ करते थे, डॉक्टर सत्यपाल और सैफुद्दीन किचलू। इन दोनों की आपका डॉक्टर सत्यपाल और सैफुद्दीन जो थे इनका अरेस्ट वगैरह हुआ था, तो उसके विरोध में प्रदर्शन करने के लिए भी लोग यहां पे पहुंच गए। और बैसाखी के सेलिब्रेशन के लिए भी बहुत से लोग मौजूद थे जिनको पता ही नहीं था कि डायर ने प्रोहिबिटरी ऑर्डर दे रखे हैं, या फिर जिनको पता ही नहीं था कि यहां पे हो क्या रहा है, या फिर ये प्रोटेस्ट वगैरह करने वाले लोगों के अलावा भी जो है लोग अपना त्योहार वगैरह मनाने यहां पे आए हुए थे। डायर तक ये बात पहुंची तो डायर फिर वहां पे पहुंच गया। डायर अल्टीमेटली फिर वहां पे अपने ट्रूप्स को लेके गया। अब उसने वो जो पूरा का पूरा बाग था उससे निकलने के जितने एंट्री पॉइंट थे सबको उसने ब्लॉक करवाया और अपने ट्रूप्स को बोला फायर ओपन करने के लिए। लगातार जो है फिर वहां पे फायर आपका चलता रहा। 15 से 20 मिनट जो है डायर ने वहां पे लगातार फायरिंग करवाई, जिसके चलते मिनिमम आंकड़ा यह है कि 300 लोग मारे गए। कई लोग बोलते हैं 500 मरे हैं, कई लोग बोलते थे कि 1000 लोग डेड ऑन स्पॉट जो है मर गए थे। अब कितना आंकड़ा है वो नहीं पता, मगर क्योंकि एनसीईआरटी में 300 की बात की गई इसलिए हम लोग 300 लेकर चलेंगे। मोर देन 300 डेड, हजारों के आसपास जो थे वो वुंडेड थे, हजारों जो थे उनको चोटें वगैरह लगी हुई थी। तो इस तरीके से ये पूरा का पूरा जो है जलियांवाला बाग का मैसेकर हुआ, और इसमें इतना बड़ा जो है 13 अप्रैल 1919 को इतना बड़ा जो है कांड हो गया। ये पूरी की पूरी चीज जो है जलियांवाला बाग मैसेकर के रूप में जानी जाती है। अब अपने से क्या बोला गया था कि अपने को 2 पॉइंट एक्सप्लेन करना है। पहला, ये जो ट्रेजिक इंसिडेंट हुए थे जलियांवाला बाग मैसेकर के, तो अपन ने यहां तक पूरी की पूरी चीज जो है एक्सप्लेन कर दी लगभग 8 से 10 लाइन या 12 लाइनों के अंदर में। मैंने तो खैर शॉर्ट में लिखा है, जब आप इसको एक्सप्लेन करेंगे तो 10 से 12 लाइनों में जो है जवाब बनकर तैयार होगा। कई लोगों का 14 लाइन या 15 लाइन तक में चला जाएगा, इससे आगे नहीं जाएगा। तो अपन ने मगर अभी तक सिर्फ 3 नंबर का काम किया, अपन ने सिर्फ इसका ट्रेजिक इंसिडेंट जो है वो समझाया है। अब इसका जो इंपैक्ट पड़ेगा नेशनल मूवमेंट के ऊपर, वो जब अपन एक्सप्लेन करेंगे तो 3 नंबर का बचा हुआ काम होगा, या फिर आपका जो जवाब है वो पूरा होगा। अब वो क्या था वो हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं। तो इंसिडेंट जो हुआ था वो ये हुआ था, ये जो इंसिडेंट हो गया, अब इसका जो इंपैक्ट था मूवमेंट के ऊपर वो क्या था। जब देश को पता चला कि भैया इतना बड़ा कांड जो है वो हो गया, तो पूरा का पूरा जो देश था वो स्टन होकर रह गया कि अंग्रेज जो इतनी बड़ी बड़ी बातें करते हैं कि भाई हम लोग जो है आपका डेमोक्रेसी और फ्रीडम ऑफ स्पीच और आजादियां और ये और वो सब चीजें देते हैं, इन लोगों का जो विभत्स चेहरा है, इनका जो ब्रूटल चेहरा है वो इतना खतरनाक है कि आप एक जानवरों की जैसे आप लोगों को ट्रीट कर रहे हैं। आपने 20 मिनट लगातार जो है निहत्ते बूढ़े बच्चों पे, लोगों पे गोलियां चलवा के 1000 लोगों के करीब मार दिए और 300 लोग मिनिमम मार दिए, कई लोग 1000 बोल रहे हैं, कई हजारों को जो है आपने इंजर कर दिया है। ये स्थिति आ गई थी कि लोग अपनी जान बचाने के लिए आपका जो वहां पर एक कुआं था उसमें कूदे थे, डायर ने उसमें जा जाके गोलियां मारी हैं। तो कुल मिला के जो है देश को जब पता चला कि किस भयानक लेवल पर ब्रुटैलिटीज हुई हैं, तो लोग जो है एकदम स्तब्ध हो गए कि ऐसा भी कर सकते हैं अंग्रेज। इसकी तो एक्सपेक्टेशन ही नहीं थी। उसके बाद में दूसरी चीज, पूरे देश में या फिर दुनिया में जहां जहां इसके बारे में खबरें पहुंची, यूनानिमसली इसका कंडेमनेशन हुआ था। इनफैक्ट जो विंस्टन चर्चिल था उस तक ने इस बात को बोला था कि ब्रिटिश अंपायर का जो पूरा करियर है इंडिया में, उसके पूरे करियर में या उस पूरे इतिहास में ये काले धब्बे के तौर पर जो है जाना जाएगा। तो उसने भी जो है इसका विरोध किया था। इस लेवल तक जो है चीजें हो गई थी कि अंग्रेज अफसर तक जो है इसको आप छुपा नहीं सकते थे, इसको डिफेंड नहीं कर सकते थे। कई लोगों ने इसका कंडेमनेशन किया है, ना सिर्फ आपके राष्ट्रवादियों ने, बाकायदा अंग्रेजों ने भी जो है इसमें काफी बड़े लेवल पर इसका कंडेमनेशन वगैरह किया था। गांधी जी ने यहां तक बोल दिया था कि अब यह संभव नहीं है कि अंग्रेजों के साथ किसी भी तरीके से रहा जा सके, या अंग्रेजों के रूल्स के अंडर में अब किसी भी हालत में रहा नहीं जा सकता। यह बात जो है गांधी जी ने इस पर्टिकुलर मोमेंट के बाद में कह दी थी कि अब इट इज इंपॉसिबल टू लिव अंडर ब्रिटिश रूल। अब पॉसिबल ही नहीं है कि अंग्रेजों के साथ
साथ में राज है। अभी तक तो ये था कि आपका डोमिनियन स्टेटस दे देते हैं, दे दो आप हमें, कनाडा और ऑस्ट्रेलिया जैसी कॉलोनी बना दो, आप भी रह जाओ हम भी रह जाएं, जैसे जैसे अपनी जिंदगी चलती रहे, इस तरीके की बातें और बकवास हो रही थी। मगर इसके बाद में लोग अब क्लियर हो गए कि हिंदुस्तानी अब अंग्रेजों के नीचे किसी हालत में नहीं रह सकते। गांधी जी तक ने जो है बात को कहा था, नाउ इट इज इंपॉसिबल टू लिव अंडर ब्रिटिश रूल। नतीजा ये निकला कहीं ना कहीं, ये एक आपकी वो जो अंग्रेजों की इच्छा थी या अंग्रेजों की जो उम्मीद थी कि किसी तरीके से हम लोग हिंदुस्तान के ऊपर परपेचुअली राज करते रहेंगे, यानी कि हम हमेशा के लिए जो है हिंदुस्तान में रहेंगे और हिंदुस्तान में राज करते रहेंगे, थोड़ा बहुत हिंदुस्तानियों को शामिल कर लेंगे, जो भी चीजें, मगर अल्टीमेटली हमारा रूल चलता रहेगा यहां पे। हम लोग, हमारा जो रूल है खत्म नहीं होगा, हम यहां से छोड़ के नहीं भागेंगे, हम अल्टीमेटली हिंदुस्तान को किसी ना किसी तरीके से रूल करते रहेंगे, शासन में यहां पे बने रहेंगे। तो ये जो परपेचुअली हिंदुस्तान को रूल करने का अंग्रेजों का जो सपना था, उस सपने में या फिर उस ख्वाब में या फिर उस उम्मीद में या फिर उस आशा में, ये आखिरी कील थी उस ताबू कि भाई अब जो है वो ये जो उम्मीद है आपने पाल रखी है कि आप परपेचुअली हिंदुस्तान के ऊपर हमेशा राज करोगे, इस उम्मीद का जो ताबूत है उसमें आखिरी कील जो है वो साबित हुआ था आपका जलियांवाला बाग मैसेकर। और इसके बाद में फिर आपका बहुत सी चीजें एक साथ हुई, रिवॉल्यूशनरी एक्टिविटीज बढ़ गई एक साथ, फिर क्रांतिकारियों ने जबरदस्त तरीके से हमले करना शुरू किए। पूरा का पूरा देश जो है आपका जो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट वगैरह गांधी जी ने फिर खड़ा किया, उसकी तरफ गया, नॉन कॉपरेशन खिलाफत मूवमेंट जो पूरा बना था। यहां से मगर एक डिसाइसिव पुश आया लोगों के दिमाग में, लोगों ने अब सोच लिया कि अब हो गया, अब अंग्रेजों के साथ में नहीं रहा जा सकता। अंग्रेजों, अब चाहे 10 साल लगे, 20 साल लगे, 30 साल लगे, 50 साल लगे, मगर अब अंग्रेजों के रूल जो है इससे आजादी आपको लेना ही होगी, अब अंग्रेजों को यहां से खदेड़ना ही होगा। ये जो एक माइंडसेट बना है, कहीं ना कहीं जलियांवाला बाग मैसेकर ने उसको बनाने में बहुत बड़ा रोल निभाया था। तो ये जो है इसका पूरा का पूरा इंपैक्ट निकल कर आता है। 20-22 लाइनों में जवाब जो है, 15 से 20 लाइनों में, या थोड़ा अगर आप लिबरल होकर लिखते हैं तो 22 लाइनों तक में जवाब जाएगा। 6 नंबर का एक अच्छा जवाब ये बन के तैयार होता है। मैक्सिमम नंबर आपको इस तरीके से मिल जाएंगे अगर आप ये दो फैक्टर्स के साथ में आप इसको जवाब को लिखोगे। पहले में इंसिडेंट को एक्सप्लेन कर दोगे डिटेल में, और उसके बाद में उसके इंपैक्ट में जो आप ये जो पॉइंट्स वगैरह लिख दोगे तो एक अच्छा आंसर बनकर तैयार हो जाएगा। चलें अब अगला, इसका जो अगला पार्ट है उसको देखते हैं, उसके बारे में जो अब हम लोग बातचीत करेंगे। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6 का जो सेकंड पार्ट है, अगर आप ये नहीं करते हैं तो फिर उसकी ऑप्शन में आपको जो दूसरा क्वेश्चन दिया है, डिस्क्राइब द रोल ऑफ गांधी जी एज अ सेवियर ऑफ पीजेंट्स इन इंडिया। अब हमको गांधी जी का जो रोल था पीजेंट्स या फिर जो हमारे किसान हैं उनके सेवियर के तौर पर, उनके मसीहा के तौर पर उनका क्या रोल था उसके बारे में थोड़ी सी बातचीत करनी है। तो हम लोगों ने जब ये पूरा का पूरा चैप्टर पढ़ा था, इसमें हमने देखा था गांधी जी का जो कंसर्न था आपके गरीबों के प्रति, श्रमिकों के प्रति और किसानों के प्रति, वो उनकी जो पहली पब्लिक अपीयरेंस हुई है इंडिया में, वहाँ से जो है दिखने लगा था। यहाँ पर भी अपना वही हेडिंग और पॉइंट्स के साथ में चलना है। तो आप एक लाइन लिख के इस तरह से शुरू करें, दैट द रोल ऑफ गांधी जी एज अ सेवियर ऑफ पीजेंट्स इन इंडिया कैन बी डिस्क्राइब्ड विद द हेल्प ऑफ फॉलोइंग फैक्ट्स। इस तरीके से आप एक लाइन लिखकर शुरू करिए, और उसके बाद में फिर आप ये सारे जो पॉइंट्स हैं इनको आप वहां पे लिख सकते थे, या फिर इन पॉइंट्स को लिखकर आप एक्सप्लेन कर सकते थे। जैसे अब बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में 1916 में जो पहला पब्लिक अपीयरेंस था उसमें जो स्पीच दी थी, उसमें जो बातें लिखी थी, आप ये BHU के नाम से या फिर स्पीच ऑफ BHU के नाम से एक हेडिंग बनाकर उसमें कई सारे पॉइंट्स आप लिख सकते थे। या फिर आप क्वेश्चन की शुरुआत ऐसे कर सकते थे कि गांधी जी का जो रोल था पीजेंट्स ऑफ इंडिया के सेवियर के तौर पर, वो उनके इन सारे एक्ट्स की मदद से दिखता है। इस तरीके से आपने हेडिंग बना के शुरुआत करी। उसके बाद में आप इसमें लिखिए स्पीच एट बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी 1916। उसमें फिर आप 4 सब पॉइंट बना सकते हैं, ये इसको हेडिंग बनाइए, और उसमें फिर 4 सब पॉइंट लिखे जा सकते थे कि भाई वहां पर इन्होंने ये बताया कि इंडियन नेशनलिज्म जो है वो एक इलीट फेनोमेनन है, और जब तक भारत के किसानों को, भारत के मजदूरों को इसमें शामिल नहीं किया जाएगा जो मेजॉरिटी है, तब तक आप जो सही मायनों में सेलिब्रेशन चाहते हैं वो नहीं आ सकता। और इंडिया का जो आपका संभ्रांत वर्ग है उसने पूरा टेक ओवर करके रखा हुआ है। इसके जितनी भी बातचीत वगैरह हो रही है, जितना भी आपका ऊपर से कंट्रोल एंड कमांड है, इसमें जब तक आप मासेस को शामिल नहीं करेंगे जिसमें ओवरवेलमिंग मेजॉरिटी किसानों की है, तब तक कुछ नहीं होने जाने वाला। इस तरीके से 3 पॉइंट्स आप इस पे लिख सकते हैं। तो स्पीच एट बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी या BHU 1916, एक तो ये हेडिंग, और इसमें 3 से 4 सब पॉइंट बन जाते हैं। इसके बाद में फिर आप लिखना शुरू कर सकते हैं कि गांधी जी ने चंपारण सत्याग्रह जो है वो पहला मूवमेंट था जिसमें गांधी जी ने जो अपने विचार BHU की स्पीच में रखे थे उनको मूर्त रूप दिया। इंडिगो कल्टीवेटर्स किसानों के खिलाफ जिस तरीके से शोषण कर रहे थे, वो उनके खिलाफ उन्होंने हिंदुस्तान में सत्याग्रह किया। इनफैक्ट इंडिया में पहला सत्याग्रह था उनका, एंड यहां पे किसानों को जो है उनके शोषण से मुक्त कराया। और ये
यहां से गांधी जी की जो एक फुटिंग है लोगों के बीच में बनने लगी, यहां से लोगों के मन में ये विश्वास बैठने लगा कि गांधी जी जो हैं उनके लिए हैं और उनकी हेल्प वगैरह करेंगे। किसानों के लिए खास तौर पर जो है कि एश्योरेंस था कि अगर आप लोग कभी दिक्कत में आते हैं तो कहीं कोई आए ना आए, गांधी जी आपके साथ आकर खड़े होंगे। इस तरीके से आप ये लिख सकते हैं। इसी को फिर आप आगे बढ़ा सकते हैं, खेड़ा में जो सत्याग्रह किया गया था वहां पर उन्होंने किसानों का साथ दिया है। इसके बाद में इंडियन नेशनल कांग्रेस, ये मैंने यहाँ पे शॉर्ट में इसको INC लिखा हुआ है, तो इंडियन नेशनल कांग्रेस के जितने सेशंस होते थे उसमें वो गरीबों के और किसानों के जो इश्यूज वगैरह हैं प्राइमरीली सबसे ऊपर रखवाते थे, सबसे ज्यादा उनके ऊपर चर्चा परिचर्चा होती थी। बाकायदा किसानों की सहायता के लिए अलग अलग तरीके की फिर संस्थाएं वगैरह बनी और गांधी जी ने उनको अपना आशीर्वाद दिया है, उनका प्रोत्साहन और प्रमोशन वगैरह किया। इस तरीके से आप लिख सकते हैं। तो इन 4 हेडिंग्स वगैरह में से कम 10 से 12 पॉइंट जो है आपके बनकर तैयार हो जाएंगे। और इसमें फर्दर आप एक्सप्लेन कर सकते हैं कि गांधी जी और बाकी लीडर्स में भी ये डिफरेंस था कि गांधी जी एकदम जिन लोगों को रिप्रेजेंट करते थे उन्हीं की तरह रहते थे, एकदम उन्हीं की तरह कपड़े पहनते थे, उन्हीं की भाषा में बात करते थे। तो ये जो पॉइंट्स हैं आपके आंसर में और ज्यादा एज और ज्यादा धार देंगे। मगर ये पॉइंट्स आपको अपने जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपने लिख लिए हैं उसके बाद में ही आपने मेंशन करनी है। ये नहीं कर देना है कि आप इन पॉइंट्स को पहले लिख देंगे और जो अभी हमने डिस्कस किया था वो वाले पॉइंट्स जो हैं आपने उसके बाद लिख देना है। तो अगर आपने इस तरह से आंसर का जवाब दिया है तो ज्यादा रेलेवेंट रहेगा। वो बच्चे जो बाद में पेपर देंगे, जो अभी देख रहे हैं, उनके लिए भी मैं एक बात बताऊंगा कि आपने आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस करते वक्त में इस बात को ध्यान रखना है। जब भी आप ह्यूमैनिटीज में आंसर लिखते हैं तो जो फॉर्मेट होता है सबसे इंपॉर्टेंट से कम इंपॉर्टेंट की तरफ आपको जाना है, यानी कि जो सबसे रेलेवेंट या सबसे इंपॉर्टेंट है वो सबसे ऊपर आएगा और धीरे धीरे इंपॉर्टेंस अगर कम होती जाएगी तो टेपर करते करते आप उसको यूं लेकर जाओगे। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट सबसे ऊपर, उसके बाद और इस तरीके से जो आपको पूरा लीस्ट इंपॉर्टेंट की तरफ में जाना है। तो उसके बाद ये पॉइंट जोड़ा जा सकता है कि गांधी जी जो हैं किसानों की तरह अपने कपड़े पहना करते थे, उन्हीं की तरह एक धोती और उस तरीके की एक मिनिमम जिंदगी जो आपका सस्टेनेंस के लिए रिक्वायरमेंट था वो सारी चीजें करते थे। उसके बाद में उनकी भाषा में बात करते थे। जनरली उस वक्त के लीडर्स इंग्लिश में एक बकायदा एसेंट, अंग्रेजों के जैसे एसेंट के साथ में बात किया करते थे। ऐसे वक्त में गांधी जी जैसा लीडर जो आपके किसानों से, मजदूरों से, श्रमिकों से उन्हीं की भाषा में बातचीत करता है, उनको उसी भाषा में समझाता है जो उनको सबसे अच्छे से समझ में आती है, मातृ भाषा जो है उनकी उसमें, तो कहीं ना कहीं ये उनके लिए कनेक्ट वगैरह जोड़ने में मदद करता था और इसी के चलते वो उनके मुद्दों को बहुत अच्छे से समझ पाते थे और ज्यादा इफेक्टिवली काम कर पाते थे। ये पॉइंट यहां पे खास तौर पे मेंशन करना है कि क्योंकि गांधी जी उनसे उनकी लैंग्वेज में बात करते थे तो वो लोग गांधी जी के साथ बातचीत करने में कोई इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स नहीं महसूस कर रहे हैं, किसी तरीके का कोई उनको मतलब ऐसा झिझक नहीं हो रही है, वो अपनी बात खुलकर रख पा रहे हैं। गांधी जी क्योंकि उनको उनसे उनकी भाषा में कम्युनिकेट कर रहे हैं तो उनके मुद्दे ज्यादा अच्छे से समझ पा रहे हैं, एग्जैक्टली उनको क्या दिक्कत है और उसके बाद में फिर उसके लिए वो काम कर पा रहे हैं। सबसे बड़ी बात, गांधी जी को आपके मासेज और मासेज में जो आपके किसान थे उनकी कैपेबिलिटीज पर बहुत ज्यादा भरोसा था, बहुत ज्यादा विश्वास था और उनका मानना था कि अल्टीमेटली अगर आपको आजादी की लड़ाई लड़नी है, डिसाइसिव तरीके से अगर अंग्रेजों के खिलाफ खड़ा होना है, सत्याग्रह, नॉन वायलेंस और इन सारी तरीकों की मदद से अगर आपको आजादी चाहिए तो आपको इन मासेस को, जिसमें किसान मेजॉरिटी में है, इनको आपको मोबिलाइज करना होगा, इनको आपको मूवमेंट का हिस्सा बनाना होगा। अब अगर उनकी क्षमताओं पे भरोसा नहीं होता, एक गरीब किसान जो 2 जून की रोटी के लिए लड़ रहा है, उसकी क्षमता पर अगर हमारे लीडर्स ने इस तरह से भरोसा नहीं किया होता तो इतना बड़ा मास मूवमेंट बनकर तैयार होता भी नहीं। एंड इसी के चलते, क्योंकि इनको विश्वास था, इनको भरोसा था उनकी कैपेबिलिटीज पे, इसीलिए उन्होंने इस पूरे के पूरे मूवमेंट में जो है उनको मोबिलाइज किया, उनकी स्ट्रगल्स वगैरह जो हैं उसमें इंडियन फ्रीडम मूवमेंट की स्ट्रगल में उन सबको इकट्ठा लेकर आए और इसी के चलते जो है इतना बड़ा और इतना मैसिव मूवमेंट आपका बनकर तैयार हुआ था। लास्ट में हम लोग कंक्लूजन इस तरीके से कर सकते हैं, इसको लास्ट में आप कंक्लूड करिए और एक बकायदा हेडिंग के साथ में कंक्लूड करिए कि भैया हम लास्ट में कंक्लूजन ये निकाल सकते हैं कि गांधी जी ने आपके जो किसान थे, किसानों के जो इंटरेस्ट वगैरह थे, उनको आपने एकदम सुप्रीम रखा था, उनको आपने सबसे ऊपर रखा था, उनको आपने सबसे ज्यादा रेलेवेंट या फिर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट माना था। अगर आपने इस तरीके से जवाब दिया है तो इसमें कोई शक की बात नहीं, आपको 6 में से मैक्सिमम मार्क्स वगैरह जो है मिलेंगे, आप 6 में से मैक्सिमम मार्क्स जो है फेच कर पाएंगे। चलें आगे बढ़ते हैं। तो लॉन्ग आंसर टाइप के अपन लोगों ने 2 क्वेश्चंस देख लिए हैं। पहला वाला क्वेश्चन नंबर 5 देख लिया और 6 में जो इंटरनल चॉइस थी उसके दोनों क्वेश्चंस देख लिए हैं। अब तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। इसमें भी आप यानी कि क्वेश्चन नंबर 7 जो है सेक्शन बी का तीसरा क्वेश्चन या फिर ओवरऑल पेपर का जो क्वेश्चन नंबर 7 है उसकी बात अब करेंगे। इसमें अब अपने को फिर से जो है 2 ऑप्शंस वगैरह दिए हुए हैं, तो अब इसको भी जो है हम लोग डिस्कस करते हैं। पहला क्वेश्चन है, द मुगल नोबिलिटी वॉज रिक्रूटेड फ्रॉम डाइवर्स एथनिक एंड रिलीजियस ग्रुप, सपोर्ट द स्टेटमेंट विद सुटेबल एग्जाम्पल्स।
जो मुगल नोबिलिटी थी, मुगल नोबिलिटी का मतलब क्या, आपके जो नोबल्स वगैरह हुआ करते थे, जो मुगल अंपायर के वेरियस अलग अलग आपके डिपार्टमेंट्स और सारी चीजों को संभालते थे, आप ऐसे समझ सकते हैं हाई रैंकिंग ऑफिसर्स वगैरह जो थे, इनको अलग अलग डाइवर्स रिलीजियस और एथनिक ग्रुप से आपका रिक्रूट किया जाता था। यह स्टेटमेंट जो है इसको सपोर्ट करना है सुटेबल आर्ग्यूमेंट से। मतलब ये कि ये स्टेटमेंट दिया गया है, वो लोग ये नहीं बोल रहे हैं कि इसको आपको प्रूफ करके बताना है, वो बोल रहे हैं कि हम ये मानकर चल रहे हैं कि ये स्टेटमेंट सही है। अब एक काम करो, आप इसको सुटेबल आर्ग्यूमेंट्स वगैरह की मदद से सपोर्ट करो। यानी कि ये बात सच है कि मुगल्स की जो नोबिलिटी थी या हाई रैंकिंग ऑफिसर्स थे, ये अलग अलग एथनिक और रिलीजियस बैकग्राउंड से आया करते थे। अब ये जो स्टेटमेंट है इसको आपको सपोर्ट करना है। तो ये अब अपन लोग इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का जवाब हम लोग कैसे, किस तरह से दिया जाना चाहिए था, उस पर थोड़ा बातचीत करेंगे। तो ये जो क्वेश्चन है इसका जवाब आप इस तरीके से देना शुरू कर सकते हैं। आप अपने आंसर की शुरुआत करिए कि भाई फॉलोइंग फैक्ट्स या फिर फॉलोइंग पॉइंट्स support the statement that Mughal nobility was recruited from diverse ethnic and religious groups। इस तरीके से आप अपना जो है आंसर को लिखना शुरू कर सकते हैं। that following facts, यानी कि जो फैक्ट्स मैं अभी लिखने वाला हूं या मैं जो फैक्ट्स इसके बाद बताऊंगा वो जो है इस पर्टिकुलर स्टेटमेंट को सपोर्ट करते हैं। अब अपने को ये तो बताना नहीं है कि स्टेटमेंट सही है या गलत है, वो लोग तो खुद बोल रहे हैं ये स्टेटमेंट सही है, बस इसको सपोर्ट करना है। इसके लिए आपको स्टेटमेंट्स या आर्ग्यूमेंट्स वगैरह अपनी तरफ से रखने हैं। तो इसमें फिर आप सुटेबल आर्ग्यूमेंट्स वगैरह जो है उनको ऐसे देना शुरू कर सकते हैं। दैट फॉलोइंग आर द points or the facts that support this statement that Mughal nobility was recruited from various ethnic and religious backgrounds। and उसके बाद आप ये लिखना शुरू कर सकते हैं कि हमें पूरी जो मुगल हिस्ट्री है उसमें अलग अलग कम्युनिटीज वगैरह और एथनिसिटीज वगैरह के नोबल्स देखने के लिए मिलते हैं। इसमें फिर आप ये जो पॉइंट है, ये तो मैंने शॉर्ट में लिखा है, इसको फिर आप एक्सप्लेन कर सकते हैं। इसका एक सेकंड पॉइंट आप बना सकते हैं कि इसमें आपको अफगान देखने के लिए मिले हैं, जिसका एक एग्जाम्पल आप दे दीजिए। इसके बाद में आप राजपूत वगैरह में जो आपके नोटेबल कमांडर्स हुए थे, मान सिंह वगैरह, उनके बारे में आप बात कर सकते हैं। राजा टोडरमल का जिक्र आप जो है इसमें कर सकते हैं, बीरबल का जिक्र इसमें किया जा सकता है। इस तरीके से आप जो या फिर अब्दुल रहीम खान खाना का जिक्र किया जा सकता है, और भी काफी सारे जो आपके अलग अलग कम्युनिटीज के नोबल्स वगैरह आए थे, अबुल फजल का जिक्र किया जा सकता है। तो इस तरीके से आप ये पॉइंट जो है इसको लिख सकते हैं। वी फाइंड नोबल्स फ्रॉम ऑल कम्युनिटीज एंड एथनिसिटीज ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ मुगल हिस्ट्री। यानी कि मुगलों की जितना इतिहास रहा है उसमें आपको अलग अलग बादशाहों के टाइम पीरियड में लगभग हर कम्युनिटी से आपकी जो हाई रैंकिंग ऑफिसर्स या फिर नोबल्स वगैरह थे वो देखने के लिए मिलते रहे हैं। प्रोमिनेंट जो आपके ग्रुप्स वगैरह हुआ करते थे वो कौन कौन से हुआ करते थे? ईरानी हुआ करते थे, तुरानी हुआ करते थे, राजपूत हुआ करते थे, उज़्बेक हुआ करते थे। आपके जो यहां पर इंडिया में कन्वर्ट्स वगैरह हुए थे, वो कन्वर्ट्स वगैरह को रायजादास कहा जाता था, उसमें से भी जो है लोग इसमें शामिल हुआ करते थे। तो लगभग हर तरीके की आपकी जो कम्युनिटी वगैरह थी उसका यहां पर रिप्रेजेंटेशन मिला हुआ था। अब ये दो पॉइंट बना दिए। इसके बाद में तीसरा पॉइंट वही कि आप नोटेबल जो आपके कुछ आपको नाम है उनको आप जो है यहां पे मेंशन कर सकते हैं। जो मैंने आपको बताया कि आप अबुल फजल का जिक्र कर सकते हैं, अब्दुल रहीम खान खाना का जिक्र कर सकते हैं, मुल्ला दो प्याजा का जिक्र कर सकते हैं। इसके बाद में आपका जय सिंह का जिक्र कर सकते हैं, आप मान सिंह का जिक्र कर सकते हैं, टोडरमल का जिक्र कर सकते हैं। ऐसे आपके जो अलग अलग प्रोमिनेंट इंपॉर्टेंट जो आपके नोबल्स वगैरह हैं, जितने आपको ध्यान में आए उनका जिक्र कर सकते हैं आप। इस तरीके से आपके 3-4 पॉइंट्स यहाँ पे बनकर तैयार हो जाएंगे। फिर आप इसमें आगे लिखिए, अब जो पॉलिसी थी इनको अलग अलग आपके रिलीजियस और एथनिक ग्रुप्स वगैरह से रिक्रूट करने की, वो ये थी कि एक दूसरे के प्रति एक दूसरे ग्रुप्स के अगेंस्ट में इनको बैलेंस किया जाए। कभी भी किसी एक पर्टिकुलर ग्रुप को इतना ज्यादा किसी पर्टिकुलर एथनिसिटी या किसी पर्टिकुलर रिलीजन से इतने लोगों को रिक्रूट नहीं किया जाए कि वो दूसरे के ऊपर भारी पड़ने लगे या फिर वो जो है ओवरवेलमिंग मेजॉरिटी में आ जाए, और उसके बाद कहीं ऐसा ना हो कि एक दिन वो आपके बादशाह कोई चैलेंज कर दे। इस बात को भी जो है आपको ध्यान में रखना था। तो आगे आप यही बात लिखिए कि भाई जो पॉलिसी वगैरह थी वो ये थी कि हर ग्रुप वगैरह से जो रिक्रूटमेंट किया जा रहा था उसकी पॉलिसी ये थी कि एक ग्रुप को दूसरे की मदद से बैलेंस किया जाए, और किसी भी एक ग्रुप को इतना पावरफुल ना होने दिया जाए कि फिर वो बादशाह के लिए खतरा बन के तैयार हो जाए, या फिर अलग अलग तरीके के वो षड्यंत्र और इस तरीके की चीजें जो हैं करने लगे। तो ये इंपॉर्टेंट बात हो गई। इसको फिर आप एक्सप्लेन कर सकते हैं अच्छे से, कि इस तरह से एक्सप्लेन कर सकते हैं कि आपका जो मान सिंह है उनको अब अगर आप अफगानिस्तान वगैरह भेज रहे हैं, या फिर आपके जो अलग अलग नोटेबल कमांडर्स हैं उनको भेज रहे हैं, जैसे रिलीजन या बाकी सारी चीज़ों की परवाह किए बिना उनको अलग अलग कैंपेन्स वगैरह पे भेज रहे हैं, तो ये कहीं ना कहीं इस बात को साबित करता है। इनसे जितने भी काम करवाए जा रहे थे उसमें कभी इनकी एथनिसिटी या रिलीजियस बैकग्राउंड को नहीं देखा जाता था, इनकी कार्यकुशलता को जो है ध्यान में रखा जाता था। मगर ये जरूर था कि एक दूसरे को बैलेंस करने के लिए अलग अलग एथनिसिटीज के नोबल्स वगैरह को शामिल किया गया था, और इंश्योर किया जाता था कि कभी भी कोई एक ग्रुप जो है वो दूसरे के ऊपर ओवरवेलमिंग मेजॉरिटी ना लेकर आ जाए। इसी के बाद में आप अगला लिख सकते हैं कि आपने अलग अलग
एथनिसिटीज और रिलीजियस बैकग्राउंड से लोगों को रिक्रूट जरूर किया, मगर आपने कभी रिलीजन को या फिर एथनिसिटी को जो है एकमात्र रीजन या फिर एकमात्र फैक्टर नहीं बनाया रिक्रूटमेंट के लिए, या फिर उसके बाद में अगर आपको राइज या फिर प्रमोशन देना है उसके लिए। यहां पर दो ही बातें मैटर करती थी, पहला तो यह कि आपकी जो बादशाह है उसके प्रति और अंपायर जो है उसके प्रति लॉयल्टी क्या है, और दूसरी चीज ये कि आपकी एफिशिएंसी क्या है। अगर आप दक्ष हैं, अगर आप कार्य कुशल हैं, अगर आप ढंग से काम कर सकते हैं और अगर आप बादशाह के प्रति लॉयल हैं, तभी जो है आपको रिक्रूटमेंट मिलेगा, और अगर रिक्रूटमेंट मिल गया तो तभी आपको प्रमोशन मिलेगा, नहीं तो उसके अलावा फिर आपको प्रमोशन वगैरह नहीं दिया जाएगा। तो ये जो है कुछ फैक्टर्स वगैरह हैं, इसका इस्तेमाल इनकी मदद से जो ये पॉइंट्स आप लिख सकते हैं। और लास्ट में कंक्लूड करने के लिए आप एक बात और लिख सकते हैं कि इन स्पाइट ऑफ द फैक्ट कि नोबल्स को अलग अलग एथनिसिटीज और बाकी सारी इन चीजों से लिया जा रहा था, उसके बाद में भी आपको एक जनरल फैक्टर जो नोबल्स में देखने के लिए मिलता है कि ये सबके सब हाई बॉर्न हुआ करते थे, या फिर ये बड़ी बड़ी आपकी जो फैमिलीज हुआ करती हैं, राजाओं की, महाराजाओं की, या फिर अमीर उमराव जो हुआ करते थे उनकी फैमिलीज वगैरह से ये लोग आया करते थे। मगर अकबर ने एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज करी थी कि उसने अपनी नोबिलिटी में या नोबल्स में उन लोगों को भी शामिल किया जिनकी बिगनिंग्स वगैरह हम्बल थी, या फिर जिनकी बिगनिंग्स वगैरह नोबल नहीं हुआ करती थी। जैसे आपके राजा टोडरमल हो गए, वो अब एज सच इतना हाई बॉर्न या फिर आपका इतने बड़े परिवार वगैरह से नहीं थे, मगर केपेबल थे, इसलिए उनको जो है बाकायदा शामिल किया गया और उनको राइज करने का मौका मिला। तो ये भी जो है एक फैक्टर है जिसको आप बता सकते हैं, जिसको आप अपने आंसर में अगर शामिल करेंगे तो एक अच्छा इफेक्टिव जवाब बनकर तैयार होता है। इन सारे पॉइंट्स को अगर आप एक्सप्लेन करेंगे तो 12 से 15 पॉइंट आपके बनकर तैयार होते हैं, और एक अच्छा आंसर जो है इस तरीके से यहां से निकल कर आता है। चलें अब अगला क्वेश्चन देखते हैं इसी के और में। अगर आप ये वाला नहीं करते हैं तो फिर इसके और में जो दूसरा क्वेश्चन है वो पढ़ते हैं। Akbar's quest for religious knowledge led to interfaith debates in the इबादत खाना एट फतेहपुर सीकरी। अकबर का जो ये क्वेस्ट था, अकबर की जो ये खोज थी, ये जो चाह थी रिलीजियस नॉलेज की, धर्म के प्रति जो ज्ञान वगैरह हासिल करने की, इसके चलते अलग अलग धर्मों के लोगों के बीच में एक इंटरफेथ जो है डिबेट शुरू हो गई इबादत खाना में फतेहपुर सीकरी पे। सपोर्ट द स्टेटमेंट विद अप्रोप्रिएट आर्ग्यूमेंट्स। अब यहां पर अपने को फिर वही है कि ये नहीं बोला गया कि स्टेटमेंट सही है गलत है वो बताओ, ये मानकर चल रहे हैं, ये इन्होंने बोला है कि स्टेटमेंट सही है कि अकबर जो है भाई वो रिलीजन वगैरह को लेकर थोड़ा इंटरेस्टेड था, वो अलग अलग धर्मों के बारे में जानना चाहता था, सबको बुलाता था, बातचीत करता था, तो उसने आपस में जो है यहाँ पे इंटरफेथ डिबेट भी जो है चालू करवा दी, या बातचीत जो होती थी होते होते अल्टीमेटली फतेहपुर सीकरी की इबादत खाना में इंटरफेथ डिबेट्स वगैरह वहां पे होने लगी। अब ये जो इंटरफेथ डिबेट्स होने लगी, इस पर्टिकुलर स्टेटमेंट, ये जो सारी चीजें हुई हैं, इसको आपको इस पर्टिकुलर स्टेटमेंट को आपको एप्रोप्रिएट आर्ग्यूमेंट्स वगैरह की मदद से सपोर्ट करना है। चलें देखते हैं इसको कैसे करना है। तो ये जो आंसर है इसकी भी शुरुआत आप इस तरह से कर सकते हैं, दैट द फॉलोइंग फैक्ट सपोर्ट दिस स्टेटमेंट, और यहां से फिर जस का तस ये कॉपी कर दीजिए, दैट अकबर्स क्वेस्ट फॉर रिलीजियस नॉलेज लेड टू इंटरफेथ डिबेट्स इन द इबादत खाना एट फतेहपुर सीकरी। इस तरीके से आप लिखना शुरू करिए, फॉलोइंग फैक्ट सपोर्ट दिस स्टेटमेंट, और उसके बाद में यहां से लेके यहां तक उतार दीजिए, एंड उसके बाद में फिर हम लोग जो है अपने फैक्ट्स या फिर अपने आर्ग्यूमेंट्स या अपने पॉइंट्स वगैरह लिखना शुरू करेंगे। अब डिटेल में अपन लोगों ने इस चीज़ को पढ़ा है, तो जो जो चीज़ें पढ़ी थी लगभग उन्हीं को अपने को यहाँ पे उतारना है। सबसे पहले तो आप ये लिख सकते हैं कि इन्होंने जो है अलग अलग आपके रिलीजन और आपके जो सेक्ट्स वगैरह के लोग थे, उन जो अलग अलग रिलीजियस ट्रेडिशन से बिलोंग करते थे, उसके जो पढ़े लिखे लोग हुआ करते थे अलग अलग रिलीजन और फिलॉसफी वगैरह के, उन सबको जो है इन्होंने अपने इबादत खाना में बुलाया था, और वहां पर उनके साथ में वो चर्चा और परिचर्चा करते रहते थे। अब इसी में जो है फिर आप आगे लिखना शुरू कर सकते हैं कि डिबेट्स वगैरह तो खैर बाद में शुरू हुई थी, पहले अकबर उनसे पर्सनल बातचीत किया करते थे, अपने सवाल पूछा करते थे, उनके मन में जो भी जिज्ञासाएं वो जानने की कोशिश, वो अपनी जो है जिज्ञासाएं शेयर किया करते थे, उनकी रिलीजियस ट्रेडिशंस के बारे में पता करते थे, और इस तरीके से अकबर का एक आपका इस तरह कह सकते हैं अलग अलग रिलीजन्स को लेकर जो एक अंडरस्टैंडिंग थी वो काफ़ी अच्छी जो है अच्छे लेवल पर डेवलप होना शुरू हुई, काफी बढ़िया तरह से मैच्योर होना शुरू हुई। वक्त के साथ में फिर अब इनके बीच में आपस में फिर एक ही रिलीजन को, एक ही सवाल को कई बार अब एक अलग अलग रिलीजन किस तरीके से फिर इंटरप्रेट करते हैं और क्या जवाब देते हैं, इस पर्टिकुलर विजन के साथ में अकबर ने फिर आपका इबादत खाना में अलग अलग डिबेट्स एंड डिस्कशन शुरू करा है। तो ये जो पॉइंट है लगभग 2 से 3 पॉइंट्स में ट्रांसफॉर्म होता है, इसको आप लिख सकते हैं। पहला तो ये कि अकबर का जो एक अर्ज थी, अकबर को एक अंदर एक इच्छा थी अलग अलग रिलीजन्स को जानने के कारण, उसके चलते जो है ये इंटरफेथ डायलॉग शुरू हुए,
अब पहले दिन से शुरू नहीं हो गए थे, पहले उसने अलग अलग लोगों को बुलाया, अलग अलग रिलीजन के जो लर्नड मैन हुआ करते थे उनसे 1-to-1 कॉन्टैक्ट किया, बातें करी, अपने सवाल पूछे, और वो सारी चीज़ें करने के बाद में फिर उसके दिमाग में आया कि एक ही सवाल को लेकर या एक ही तरीके के विषय को लेकर अलग अलग रिलीजन्स की आपस में क्या राय है। इस पर फिर उसने डिबेट एंड डिस्कशन शुरू करा है। वक्त के साथ में डिबेट एंड डिस्कशन और ज़्यादा मेच्योर होते चले गए, एंड उसके बाद में कंपैरेटिव रिलीजन जो होता है, आपके किसी विषय के ऊपर अलग अलग धर्म या जो रिलीजन है उनका क्या मानना है इस बात को लेकर, या फिर किसी पॉइंट ऑफ या फिर कई सारे जो रिलीजन है उसमें क्या सिमिलैरिटीज हैं, क्या डिससिमिलैरिटीज हैं, इन सारी चीज़ों को लेकर काफ़ी फिर डिबेट एंड डिस्कशन जो है आपका इबादत खाना में शुरू हुई। तो इस तरीके से आप इस एक पॉइंट को 3 से 4 पॉइंट्स में आप एक्सप्लेन कर सकते हैं। उसके आगे फिर आप ये भी लिख सकते हैं कि आपके अलग अलग मौलवीज हो गए, पंडित हो गए, आपके जो ऋषि मुनि हो गए, सबको जो है बुलाया जाता था, ड्यू रिस्पेक्ट दी जाती थी और उनसे फिर सवाल जवाब किए जाते थे और बातचीत हुआ करती थी। इसी में आप इंश्योर करके हाईलाइट करके लिखेंगे कि अकबर ने क्रिश्चियनिटी को जानने के लिए बाकायदा जो पोर्तुगीज जेसुइट्स हुआ करते थे उनको भी अपने यहाँ पे बुलवाया था, इनवाइट किया था, और इसके 2-3 मिशन जो हैं अल्टीमेटली इन पुर्तगालियों के भी गोवा से यहाँ पर गए थे जब अकबर को क्रिश्चियनिटी के बारे में जानने में इंटरेस्ट था। तो इस तरीके से सारी बातें वगैरह जो आप मेंशन कर सकते हैं, 7-8 पॉइंट यहाँ पे बनकर आपके तैयार हो जाएंगे। अगला इसी चीज़ को आगे बढ़ाते हुए आप लिख सकते हैं कि अभी जो डिबेट्स वगैरह हुआ करती थी वो कई सारे विषयों पर हुआ करती थी, सिमिलैरिटीज, डिफरेंसेस, किसी एक पर्टिकुलर चीज़ के ऊपर अलग अलग रिलीजन्स का या फिर अलग अलग ट्रेडिशंस का पॉइंट ऑफ व्यू, कहाँ पर ये लोग कॉन्ट्राडिक्ट करते हैं एक दूसरे को, कहां पर एक दूसरे के साथ में अलाइंड आपको नजर में आते हैं, किन फैक्टर्स के कारण जो है इनमें इतने डिफरेंसेस हैं, शिया सुन्नी हो गया या हिंदुइज्म और आपका जो इस्लाम है उसके डिफरेंसेस हो गए, सिखिज्म वगैरह के क्या कंसेप्ट वगैरह है, जैनिज्म का क्या कंसेप्ट है, बुद्धिज्म की क्या फिलॉसफी है, हर चीज के ऊपर जो है खूब खुले मन से अच्छे से बढ़िया तरीके से जो है यहाँ पे काफी डिबेट और डिस्कशन, वाद प्रतिवाद आपको देखने को मिलता है। और उसका अच्छा खासा जिक्र आपको आईने अकबरी में दिया गया है, डिटेल डिस्क्रिप्शन जो है इसका आईने अकबरी में मिलता है कि पूरा ये प्रोसेस वगैरह कैसे होता है। तो कई बार फिर ये रात भर जो है शाम से शुरू होकर रात भर ये डिबेट और डिस्कशंस चल रहे हैं और काफी सारी चीजें वगैरह जो है यहाँ पे हो रही हैं। अब इन सारे डिस्कशंस वगैरह के चलते ही कहीं ना कहीं अकबर जो है उसके मन में जो आपका ये जो सारी बातचीत, ये जो सारे के सारे डिबेट एंड डिस्कशंस वगैरह चलते थे, कई बार अब ये होता था कि अगर बादशाह के मन में कोई सवाल आ जाता था किसी रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू से या इस तरीके का, तो फिर वो एकदम से सबको बुलवा लिया करता था, सब बैठ गए साथ में और उस सवाल के ऊपर फिर जो है डिस्कशन वगैरह शुरू हो जाता था। तो कई बार ये डिबेट्स इस तरीके से भी जो है इनिशिएट हुआ करती थी, मगर जनरली कंपैरेटिव रिलीजन के ऊपर जाने के पहले, डिबेट शुरू होने के पहले अकबर का जो इंडिविजुअल 1-to-1 कंट्रीब्यूशन आपका जो कम्युनिकेशन वगैरह था उसका एक बड़ा रोल रहा है, और वहां से फिर जो है धीरे धीरे मैच्योर होकर डिबेट्स आगे बढ़ती चली गई। प्राइमरीली आपको आईने अकबरी से पता चलता है कि कई बार अगर बादशाह के मन में कोई सवाल आ गया, उसके बाद फिर इस पर्टिकुलर सवाल के ऊपर जो है आपका वाद प्रतिवाद और डिबेट और डिस्कशन हुआ करता था, और इस पर फिर सब लोग अपनी अपनी राय रखा करते थे। इन सारी चीजों के चलते ही अल्टीमेटली, इन सारी डिबेट्स के चलते ही, जैसे जैसे अकबर ने अलग अलग आपके रिलीजन्स के बारे में जाना और बाकी सारी चीजें हुई, तो इन्हीं सब चीजों के चलते उसका जो एक रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू था, धार्मिक तौर पर उसका जो मत था, वो काफी ज्यादा आपका मैच्योर होता चला गया, और वो जो एक कट्टरवादी सोच होती है, जो कट्टर ऑर्थोडॉक्स थॉट प्रोसेस होता है, वहां से फिर वो एक लिबरल थॉट प्रोसेस की तरफ जो है आगे बढ़ने लगा, और अल्टीमेटली उसने फिर रिलीजन को छोड़ ही दिया था। एक वक्त पर वो एक तरीके से अथीस्ट हो गया था। बाद में फिर उसने अपना खुद का एक रिलीजन जो है शुरू किया था, लाइट एंड सन के ऊपर, दीन इलाही वगैरह जो बोला जाता है, उसमें आपका सूरज की पूजा, रोशनी की आराधना, ये सारी चीजें वगैरह जो है वो उसने फिर अल्टीमेटली यहां से शुरू कराई थी। कहीं ना कहीं मगर अकबर को ऑर्थोडॉक्सी से दूर करने में, कट्टर सोच से दूर करने में इन सारे डिबेट्स और डिस्कशन का बहुत बड़ा योगदान रहा है, क्योंकि खुले मन से जब आप इस तरीके की डिबेट और डिस्कशन करोगे, अलग अलग रिलीजन्स के बारे में जानोगे, तो ऑब्वियस सी बात है आपका मन खुलना ही था। तो ये जो मैच्योरिटी वगैरह उसको रिलीजियस थिंकिंग को लेकर आई है, कहीं ना कहीं इसने बहुत बड़ा योगदान कराया था कि उसको अपना खुद का एक नया रिलीजन शुरू कराने में। उसने अपना खुद का जो है पूजा पद्धति दीन इलाही के नाम से जो है शुरू कर दी थी, और वो ऑर्थोडॉक्सीज वगैरह को छोड़ छाड़ के आपका रोशनी और सूरज की पूजा की तरफ मुड़ गया था। आपका जो ये अबुल फजल वगैरह है वो भी इसमें इसके साथ रहा। इसके कई सारे जो आपके साथी थे, कोटियर्स वगैरह थे, वो भी इसमें शामिल आए। हालांकि रिलीजन फिर ज्यादा चल नहीं पाया, ना इसने फिर लोगों को फोर्स किया उनके इसके लिए, बाकी सारी चीजें इसने खुद ही माना और अपने सोच के साथ में फिर ये चला गया। तो ये जो है इस तरीके से आप इस पूरे के पूरे सवाल का जवाब दे सकते हैं। एंड इसी के साथ में अपने जो ये सवाल थे सेक्शन नंबर बी के जो 3 सवाल थे, जिसमें अपने को लॉन्ग आंसर टाइप में 3 क्वेश्चंस करने हैं, 18 मार्क्स अपने स्टेक पर लगे हुए हैं, ये वाला सेक्शन खत्म होता है। अब इसके बाद जो हमारा अगला सेक्शन आता है, उस सेक्शन में अब हम लोग जो हमें पैराग्राफ्स दिए गए हैं और उसके ऊपर फिर जो शॉर्ट आंसर्स देने हैं उसके बारे में बातचीत करेंगे। चले आगे बढ़ते हैं।
तो जो नेक्स्ट है अपना सेक्शन सी, इसमें अब अपने को पैराग्राफ्स वगैरह दिए गए हैं और उसके ऊपर अपने को सवालों का जवाब देना है, यानी कि एक केस है उसको स्टडी करना है और उसके ऊपर फिर आपको आंसर वगैरह करना है। तो पहले अपन पैराग्राफ देख लेते हैं, उसके बाद में फिर हम लोग इसके ऊपर जो क्वेश्चंस वगैरह हैं उनको उसके बारे में फिर बातचीत करेंगे। तो ये जो पैराग्राफ है इसकी हेडिंग है इन द प्रेज ऑफ तस्वीर, यानी कि तस्वीर की तारीफ में। अबुल फजल हेल्ड द आर्ट ऑफ पेंटिंग इन हाई एस्टीम। अबुल फजल जो थे वो आपकी पेंटिंग वगैरह की जो आपकी आर्ट है, जो चित्रकारी वगैरह करने की जो कला है, इसकी बहुत इज्जत किया करते थे, इसको बहुत हाई एस्टीम में माना करते थे। ये लिखते हैं ड्राइंग द लाइकलीनेस ऑफ एनीथिंग इज कॉल्ड तस्वीर, यानी कि जो चीज जैसी दिख रही है, अगर जो चीज जैसी है या जैसी दिख रही है उसको जस का तस अगर आप बना देते हो तो उस चीज को तस्वीर बोला जाता है। हिज मैजेस्टी फ्रॉम अर्लियर यूथ हैज शोन अ ग्रेट प्रीडाइलेक्शन फॉर दिस आर्ट and gives it every encouragement as he looks upon it as a means both of study and amusement। यानी कि हिज मैजेस्टी यानी कि कौन, अकबर या फिर बादशाह जिनके बारे में अबुल फजल बात कर रहे हैं, वो कहते हैं कि इन्होंने काफ़ी शुरुआती दिनों से जो है इस पर्टिकुलर आर्ट के प्रति, यानी कि तस्वीर वगैरह बनाना, पेंटिंग वगैरह के आर्ट के प्रति एक इंटरेस्ट दिखाया है। और आज की तारीख में जब वो बादशाह हैं तो वो हर तरीके का इंकरेजमेंट देते हैं आपका तस्वीर वगैरह बनाना या जो आर्ट ऑफ पेंटिंग है इसके प्रमोशन और प्रोत्साहन के लिए। इसकी वजह यह है क्योंकि वो इसको दो पॉइंट से देखते हैं। एक तो ये अपने आप में एक स्टडी का जो है एक माध्यम है, ये अपने आप में एक विद्या है, ये अपने आप में एक कला है। दूसरी बात ये कि अब जब ये निकल कर आती हैं पेंटिंग्स वगैरह बनकर तो वो अपने आप में अम्यूज करती हैं, कौतूहल जो है वो जगाती हैं, क्योंकि कई बार पेंटिंग्स इतनी खूबसूरत होती हैं कि आप एकदम ऑस्ट्रक होकर रह जाते हो। तो दो बातें हैं, पहला तो ये कि ये अपने आप में स्टडी है, दूसरी बात ये कि अपने आप में ये कि अम्यूजमेंट का भी जो है माध्यम है, इसलिए बादशाह जो है इसको काफी ज्यादा प्रोत्साहन देते हैं। आगे ये बोलते हैं अ वेरी लार्ज नंबर ऑफ पेंटर्स हैव बीन सेट टू work each week several supervisors and clerks of the imperial workshop submit before the emperor the work done by each artist। अब ये अकबर प्रोत्साहन देते हैं, ये कैसे समझ में आता है, इन्होंने बहुत बड़ी संख्या में जो है पेंटर्स वगैरह को काम पर लगाया हुआ है, आपका शाही नौकरी पर रखा हुआ है। हर हफ्ते इनके जो सुपरवाइजर्स हैं इन पेंटर्स के द्वारा बनाई गई जो तस्वीरें हैं इंपीरियल वर्कशॉप से लाके बादशाह को सबमिट करते हैं। and his majesty gives a reward and increases the monthly salaries of the artist according to the excellence displayed। अब जिसकी तस्वीर जितनी शानदार और जितनी अच्छी होती है उसके बेसिस पे या तो बादशाह मंथली आपका महीने के महीने कुछ आपको प्राइज या फिर इनाम दे देते हैं, और अगर किसी का काम बहुत ही अच्छा लग रहा है तो फिर उसकी तनख्वाह वगैरह जो है बढ़ा दी जाती है। मोस्ट एक्सेलेंट पेंटर्स आर नाउ टू बी फाउंड एंड मास्टरपीसेस वर्थी ऑफ अ बिजाद मे बी प्लेस्ड एट द साइड ऑफ वंडरफुल वर्क्स ऑफ यूरोपियन पेंटर हु हैव अटेन्ड वर्ल्ड वाइड फेम। अब जो मैक्सिमम आपके एक्सीलेंट पेंटर्स हैं जो आज की तारीख में आपको मिलते हैं और जिनके मास्टरपीसेस एक बिजाद करके आपका पेंटर हुआ था उसकी पेंटिंग्स वगैरह की टक्कर के हैं, तो उनको जो है आप यूरोपियन जो आपके जो पेंटर्स हैं उनकी तस्वीरों के साथ में आप रख सकते हैं, और यूरोपियन पेंटर्स वगैरह को बड़े लेवल पर वर्ल्ड वाइड फेम उनकी पेंटिंग्स के लिए मिला हुआ है। थोड़ा सा इसको फिर से अपन लोग एक बार देखते हैं, यहां तक अपन ने डिस्कस कर लिया था। मोस्ट एक्सीलेंट पेंटर्स आर नाउ टू बी फाउंड and masterpieces worthy of a Behzad may be placed at the side of wonderful works of European painter who have attained worldwide fame। तो आपके जितने भी एक्सीलेंट पेंटर्स वगैरह हैं जो आज की तारीख में आपको देखने को मिलते हैं उसमें से काफी लोगों को बादशाह ने रखा हुआ है काम पर। इनमें से कई लोग जो हैं वो बेहजाद की लेवल, बेहजाद एक काफी आपका फेमस पेंटर हुआ करता था इस टाइम पीरियड का, उसके लेवल का जो काम कर रहे हैं, और इनके द्वारा बनाई गई तस्वीरें जो है यूरोपियन पेंटर जो वर्ल्ड फेमस है अपनी पेंटिंग्स के लिए, उनके साथ आप कंपैरिजन में रख सकते हो। आगे ये बोलते हैं द माइन्यूटनेस in detail, the general finish and the boldness of execution now observed in pictures are incomparable। ये जो तस्वीरें वगैरह बना के रखी जा रही हैं बादशाह के सामने, इनमें कई आपकी जो तस्वीरें हैं उसमें जो माइन्यूटनेस है, डिटेल में एक एक छोटी छोटी बात का ध्यान रखकर जिस तरीके से डिटेलिंग की जाती है, जिस तरह से उन तस्वीरों में डिटेल्स आपको देखने को मिलती हैं, ओवरऑल तस्वीर का जो जनरल फिनिश निकल कर आता है और जिस तरीके के कलर्स का इस्तेमाल किया गया है उसको बनाने के लिए इन पिक्चर्स में, वो अपने आप में इनकंपैरेबल है, उनका आप किसी से कंपैरिजन नहीं कर सकते। इवन इन एनिमेट ऑब्जेक्ट्स लुक एज इफ दे हैव लाइफ। इनफैक्ट आपके ऐसे ऑब्जेक्ट्स वगैरह जिनमें जान नहीं है उनकी भी अगर आप तस्वीर इस तरीके से बनाओगे, जो आर्टिस्ट वगैरह अपना वर्क सबमिट कर रहे हैं, इसको देख के ऐसा लग रहा है जैसे इनमें भी जो है जान आ गई है। मोर देन 100 पेंटर्स हैव बिकम फेमस मास्टर्स ऑफ द आर्ट। अब अकबर के अंडर में जो पेंटर्स वगैरह काम कर रहे हैं, जो आपका टाइम टू टाइम जिनकी आपकी तस्वीरें सबमिट होती रहती हैं, इसमें से कम 100 पेंटर ऐसे हैं जो अपने आप में अपने इस आर्ट के चलते बहुत ज्यादा फेमस हो गए हैं बादशाह के प्रोत्साहन वगैरह के कारण। दिस इज एस्पेशली ट्रू ऑफ द हिंदू आर्टिस्ट, और यह बात खास तौर पे जो आपके हिंदू आर्टिस्ट हैं उनके ऊपर ज्यादा फिट बैठती है कि उनकी जो वो जो है पेंटिंग वगैरह के मामले में बाकी लोगों से थोड़ा आगे हैं। देयर पिक्चर्स
सरपासेस अवर कंसेप्शन ऑफ थिंग्स। वो जो तस्वीरें बनाते हैं, हम जिन चीजों का तसव्वुर नहीं कर पा रहे हैं, हम जिन चीजों को सोच नहीं पा रहे हैं, या फिर जिस तरह से सोच पा रहे हैं, उसको भी जो है आपका ओवरकम कर जाती हैं, उसके भी वो आगे बढ़ जाती हैं। आगे ये बोलते हैं, few indeed in the whole world are found equal to them। मतलब पूरी दुनिया में शायद ही कोई गिने चुने ऐसे लोग होंगे जो उनकी जितनी अच्छी पेंटिंग्स वगैरह आपकी बनाकर तैयार कर रहे होंगे। तो ये जो है अपना पूरा का पूरा पैराग्राफ है। अब इसमें जो है ये पूरा का पूरा आपका पैराग्राफ है और इसके ऊपर अब अपने को सवाल पूछे गए। तो इस पैराग्राफ में अबुल फजल ने बेसिकली आपका जो तस्वीर वगैरह है उसके आर्ट के बारे में बात करी है, अकबर किस तरीके का प्रोत्साहन दे रहा था उसके बारे में बातचीत करी है, और लास्ट में जो आर्टिस्ट वगैरह उसके अंडर में काम कर रहे थे वो किस तरीके की पेंटिंग वगैरह बनाते थे, उनकी क्वालिटी और आर्ट, इन सारी चीजों के बारे में जो है बातचीत करके खत्म की गई है। चले अब इसके ऊपर सवाल जो आए हैं वो देख लेते हैं। चलें, तो पहला जो क्वेश्चन है इसमें पूछा गया है, व्हाई डिड अबुल फजल डिस्क्राइब द पेंटिंग एज ए मैजिकल आर्ट। अब इसमें अपने को ये बताना है कि अबुल फजल ने पेंटिंग को जो है मैजिकल आर्ट के तौर पर क्यों डिस्क्राइब किया है। 1 नंबर का क्वेश्चन है। इसकी वजह यह है, जिन लोगों ने चैप्टर पढ़ा था या जिन लोगों ने साथ में फिर अपने लेक्चर्स के वीडियोज़ वगैरह देखे थे, इनको पता होगा अबुल फजल और अकबर दोनों का ये थॉट प्रोसेस था या दोनों का ये मानना था कि भाई जो जान डालने का काम होता है किसी भी जीव में या जंतु में या इंसान में, वो ईश्वर का होता है और सिर्फ वही जो है किसी को जिंदा कर सकता है, किसी को मार सकता है। अब अगर आप इस तरीके की पेंटिंग्स वगैरह बनाते हो किसी भी चीज़ की कि या किसी भी व्यक्ति की कि वो ऐसा लगता है कि एकदम सजीव है, एकदम वो अपने आप में जिंदा है, या फिर वो ऐसा लग रहा है कि एकदम अभी बोल उठेगी या बोल पड़ेगी, इस तरीके की अगर आपने पेंटिंग्स वगैरह बनाई हैं ये, तो फिर इसका मतलब यह है कि कहीं ना कहीं आप एक तरीके से ईश्वर के ज़्यादा करीब जा रहे हो, क्योंकि आपकी पेंटिंग जिंदा जैसी प्रतीत होती है और ईश्वर ही जो है वो किसी को जिंदा कर सकता है या मार सकता है या उसमें जान डाल सकता है या जान फूंक सकता है इस तरीके से। तो कहीं ना कहीं ये अपने आप में एक मैजिक है और कहीं ना कहीं इसके चलते ये अपने आप में एक मैजिकल आर्ट हो जाता है। इस तरीके से जो है आप 1 नंबर में इसका जवाब देकर खत्म कर सकते हैं। दूसरा, हाउ डिड अबुल फजल सीक्स टू लेजिटिमाइज द आर्ट ऑफ पेंटिंग। अब अबुल फजल ने जो है इसकी आपकी जो पेंटिंग की का जो आर्ट है इसको लेजिटिमाइज करने के लिए क्या किया है, तो इसके लिए उसने 2 चीजें करी थी। अबुल फजल ने पेंटिंग जो है इसके आर्ट को लेजिटिमाइज करने के लिए बादशाह का जो थॉट प्रोसेस था उसको लिया था कि एक तो ये जो पेंटिंग की आर्ट है ये अपने आप में स्टडी और अम्यूजमेंट दोनों का कारण बनती है। दूसरी चीज ये कि अगर आप किसी पर्टिकुलर चीज की तस्वीर इस तरीके से बना सकते हो कि ऐसा लगता है कि भाई उसमें जान पड़ गई है, तो कहीं ना कहीं ये आपको ईश्वर के ज्यादा करीब ले जाती है। वही बात जो अभी अपन ने इसके पहले वाले पॉइंट में लिखी है। तो कहीं ना कहीं इन सारी चीजों के चलते आप ये इनको लेजिटिमाइजेशन दे रहे हैं कि ये अपने आप में एक स्टडी है, ये अपने आप में एक विद्या है, ये अपने आप में एक ज्ञान का सोर्स है और हर व्यक्ति जो है इसको कर नहीं पाता। जैसे हिंदू आर्टिस्ट का जिक्र किया था कि बहुत कुछ ही गिने चुने हैं जो उनकी कैटेगरी या उनकी बराबरी के आते होंगे इस तरीके से। तो पॉइंट इज कि आप यहाँ पे इसको ये 2-3 पॉइंट लिखकर लेजिटिमाइज कर सकते हैं कि अकबर आर्ट ऑफ पेंटिंग को ये आपका जो अबुल फजल है वो आर्ट ऑफ पेंटिंग को लेजिटिमाइज कैसे कर रहा है। पहले तो वो उसको एक आपका सोर्स ऑफ स्टडी मान रहा है, दूसरा आपका सोर्स ऑफ अम्यूजमेंट मान रहा है, तीसरा वो आपको एक इबादत का एक तरीका मान रहा है जिसमें आप ईश्वर के ज्यादा करीब जा रहे हो। तो ये 2-3 पॉइंट्स आप लिखकर इसमें खत्म कर सकते हैं। इससे ज्यादा इसमें लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि 1 नंबर का ये सवाल है। तीसरा, Why do you think European painters attained worldwide fame? अब यहाँ पे इन्होंने अपने से ये पूछा है कि भाई यूरोपियन पेंटर्स जो हैं उन्होंने वर्ल्ड वाइड फेम क्यों अटेन किया था। इसकी वजह भी अपन लोगों ने डिस्कस करी थी। यूरोपियन पेंटर्स ने वर्ल्ड वाइड फेम इसलिए अटेन किया था क्योंकि उनकी जो तस्वीरें हुआ करती थी वो काफ़ी ज़्यादा सजीव लगती थी। जनरली वो आपके पूरे पोर्ट्रेट्स बनाते थे या मिनिएचर्स बनाया करते थे और उसमें जिस तरीके की वो आपके कलर्स का इस्तेमाल करते थे, आपकी ऑयल पेंटिंग्स वगैरह जिस तरीके की हुआ करती थी और जिस तरीके की रियलिज्म उसमें देखने को आपको मिलती थी। यूरोपियन पेंटिंग्स रियलिज्म जो है उसी के लिए जानी जाती है कि तस्वीरें जैसी हैं जस की तस आप उनको उस तरह से बनाया करते थे। तो इन रियलिज्म के कारण, आपके बोल्ड कलर्स के इस्तेमाल के कारण, आपका जो ऑयल पेंटिंग की जो आपकी कला है उसके कारण, और सबसे बड़ी बात चाहे आप पोर्ट्रेट बना रहे हो चाहे मिनिएचर बना रहे हो, दोनों में एग्जैक्टली चीज जैसी दिख रही है एज इट इज पेंट कर देने के कारण ये आपका अपने आप में एक अलग तरीके का जो है आर्ट निकल कर आया। यूरोपियन पेंटर्स ने इसको मास्टर किया और उस वक्त में क्योंकि कोई और इस तरीके की चीजें कर नहीं रहा था तो फिर वो वर्ल्ड वाइड जो है उनको इस चीज का फेम आपको देखने के लिए मिला। इस तरीके से आप इसका जवाब जो है दे सकते हैं, इसको आप करके खत्म कर सकते हैं। चले अगला पैराग्राफ देखते हैं। अगला जो आपका केस है या फिर जो अगला पैराग्राफ है इसमें इसकी जो हेडिंग है, वी हैव नेवर आस्क्ड फॉर प्रिविलेजेस, हमने कभी प्रिविलेजेस नहीं मांगे हैं। ये इस तरीके से एक हेडिंग बनाई गई है।
एक छोटा सा पैराग्राफ है और उसके बाद इसके ऊपर सवाल पूछे गए। तो इसमें लिखा है, हंसा मेहता ऑफ बॉम्बे डिमांडेड जस्टिस फॉर वुमेन नॉट रिजर्व सीट्स और सेपरेट इलेक्टोरेट। हंसा मेहता करके एक बॉम्बे प्रोविंस, बॉम्बे शहर की बात नहीं हो रही है, बॉम्बे प्रोविंस की एक आपकी महिला थी जो कंस्टिट्यूएंट असेंबली में कंस्टिट्यूएंट असेंबली वगैरह से डिमांड कर रही थी। वो ये कह रही थी कि भाई हम महिलाओं के लिए जस्टिस मांग रहे हैं, हमें आप रिजर्व सीट्स मत दीजिए या फिर सेपरेट इलेक्टोरेट्स मत दीजिए, मगर महिलाओं के साथ में आप न्याय करिए। ये आगे बोलती हैं, वी हैव नेवर आस्क्ड फॉर प्रिविलेजेस, हमने कभी किसी तरीके के प्रिविलेजेस या फिर खास तरीके के विशेष ट्रीटमेंट की डिमांड नहीं करी। व्हाट वी हैव आस्क्ड फॉर इज सोशल जस्टिस, इकोनॉमिक जस्टिस एंड पॉलिटिकल जस्टिस। हम सिर्फ 3 चीजें चाहते हैं, सामाजिक तौर पर न्याय किया जाए, आर्थिक तौर पर न्याय किया जाए और राजनीतिक तौर पर जो है न्याय किया जाए। सोशल, इकोनॉमिक और पॉलिटिकल जस्टिस महिलाओं के साथ में होना चाहिए। फिर ये बोलती हैं, वी हैव आस्क्ड फॉर द इक्वालिटी व्हिच अलोन कैन बी द बेसिस ऑफ म्यूचुअल रिस्पेक्ट एंड अंडरस्टैंडिंग, without which real cooperation is not possible between a man and a woman। हम क्या चाहते हैं, हम सिर्फ इक्वालिटी मांग रहे हैं महिला और पुरुष के बीच में। जब तक वो नहीं आएगी तब तक म्यूचुअल रिस्पेक्ट पॉसिबल नहीं है, उसके बिना सही मायनों में कोऑपरेशन जो है वो नहीं हो पाएगा एक महिला और एक पुरुष के बीच में। अब ये जो है एक छोटा सा पैराग्राफ है, इसके ऊपर हमको सवालों के जवाब देने हैं। पहला, तो ये हंसा मेहता का कहना था, बेसिकली वुमेन एम्पावरमेंट वगैरह को ध्यान में रखकर कुछ आपके राइट्स और प्रिविलेजेस वगैरह की डिमांड करती थी। पहला क्वेश्चन है, हाउ कैन वुमेन बी एम्पावर्ड इकोनॉमिकली, आप महिलाओं को किस तरीके से इकोनॉमिकली एम्पावर कर सकते हैं। दूसरा क्वेश्चन है, व्हाट कुड बी द बेसिस ऑफ म्यूचुअल रिस्पेक्ट अमॉन्ग मेन एंड द वुमेन। तीसरा, व्हाई डिड हंसा मेहता नॉट डिमांड सेपरेट इलेक्टोरेट फॉर वुमेन। चल, अब इन तीनों सवालों का जवाब अपन देना शुरू करते हैं। सिर्फ इस छोटे से पैराग्राफ से अपन इसका जवाब दे देंगे ये भी सच नहीं है, इसके लिए आपने बकायदा चैप्टर पूरा पढ़ा होना चाहिए, या अगर आपने लेक्चर्स वगैरह देखे होंगे तब इसका जवाब दिया जा सकता है। जैसे यहाँ पे मैजिकल आर्ट की बात आ गई है, बट पूरे पैराग्राफ में मैजिकल आर्ट का जिक्र नहीं था। अगर आपने पहले से पढ़ रखा होगा तभी जो है आप इसका जवाब दे पाएंगे। चलें, खैर, अब ये जो क्वेश्चन है, इसके जो ये जो छोटा सा पैराग्राफ है, इसके ऊपर अब जो 3 क्वेश्चंस वगैरह इनका जवाब हम लोग देने की कोशिश करते हैं। तो पहला जो क्वेश्चन है, हाउ कैन वुमेन बी एम्पावर्ड इकोनॉमिकली, और 1 नंबर का सवाल है। तो अपन को बहुत सारा नहीं लिखना है इसमें, बस 2-3 छोटे छोटे बुलेट पॉइंट्स आप लिख दें, उतना बहुत है। आप इसको इस तरह से जवाब दें कि भाई महिलाओं को इकोनॉमिकली एम्पावर करने के लिए सबसे पहले ज़रूरी है कि उनको शिक्षित किया जाए, उनको हर तरीके का एजुकेशन वगैरह दिया जाए। अगर आप शिक्षा देंगे तो शिक्षा से बड़ा कोई एम्पावरमेंट नहीं हो सकता। अगर आप शिक्षित करेंगे तो उसके बाद में फिर उनको उसी लेवल के रोजगार मिलेंगे और इस तरीके से जो है आप उनका इकोनॉमिक एम्पावरमेंट कर सकते हैं। पहले सवाल का जवाब इससे ज्यादा देने की जरूरत इसलिए नहीं क्योंकि 1 मार्क का सवाल है, तो 1 या 2 लाइन से ज्यादा इसमें लिखने का कोई सेंस नहीं बनता। अगला, व्हाट कुड बी द बेसिस ऑफ म्यूचुअल रिस्पेक्ट अमॉन्ग मेन एंड वुमेन। इसका जवाब तो अपने को इस पैराग्राफ से ही मिला था कि भाई आप इक्वालिटी की बात कर रहे हैं, आप जस्टिस की बात कर रहे हैं, आप ये चाहते हैं कि महिला और पुरुष के बीच में इक्वालिटी जो है वो रहे। जब तक इक्वालिटी नहीं आएगी तब तक ना तो कोई कोऑपरेशन हो सकता है, ना कोई म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग हो सकती है, ना कोई रिस्पेक्ट वगैरह हो सकती है। तो जितना भी आप म्यूचुअल रिस्पेक्ट चाहते हो मेन एंड वुमेन के बीच में, उसका बेस क्या है, उसका बेस है दोनों के बीच में इक्वालिटी। आपको पेट्रियार्की छोड़ना पड़ेगी, पेट्रियार्कल माइंडसेट जो है उससे बाहर आना पड़ेगा, और महिलाओं को आपको एग्जैक्टली उसी तरह से ट्रीट करना पड़ेगा जैसे आप पुरुषों को करते हैं। जेंडर के बेसिस पर आप डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकते। अगर आप ऐसा करने को तैयार हैं, इतना अगर अपना मन खोलने को तैयार हैं, यही जो है बेसिस बनता है आपका महिला और पुरुष के बीच की इक्वालिटी का। सेकंड का आंसर ये हो गया। तीसरा, व्हाई डिड हंसा मेहता नॉट डिमांडेड सेपरेट इलेक्टोरेट फॉर वुमेन। हंसा मेहता ने सेपरेट इलेक्टोरेट की डिमांड क्यों नहीं करी वुमेन के लिए। इसका जवाब यह है कि सेपरेट इलेक्टोरेट का जो एक्सपीरियंस था उससे लोगों को समझ में आया था कि सेपरेट इलेक्टोरेट किसी तरीके का कोई फायदा नहीं देते, वो सिर्फ लोगों के बीच में वैमनस से पैदा करते हैं, खाई को गहरा करते हैं, कहीं ना कहीं आपका जो ग्रुप थिंकिंग है उसको बढ़ाते हैं और सेसेशनिस्ट टेंडेंसीज जो है वो लेकर आते हैं। अब अगर हंसा मेहता पार्टीशन के इतने बड़े एक्सपीरियंस के बाद में भी सेपरेट इलेक्टोरेट की डिमांड करती तो कहीं ना कहीं वो महिलाओं के हितों की रक्षा करने की जगह उनको और नुकसान कर बैठती, और ये बात उस वक्त तक काफी लोगों को समझ में आ गई थी। ना सिर्फ हंसा मेहता, इसके अलावा जो आपका सेपरेट इलेक्टोरेट की डिमांड कर रहे थे डॉक्टर अंबेडकर जैसे लोग भी, जो काफी ज्यादा पढ़े लिखे थे मगर सारी चीजें थी, सब चीजों को देखा समझा था, वो भी जब सेपरेट इलेक्टोरेट की डिमांड को पार्टीशन के बाद में गिव अप कर गए क्योंकि समझ में आ गया कि सेपरेट इलेक्टोरेट से भला नहीं होने वाला, तो फिर वही बात बाकी लोगों ने भी समझी थी। और इसी में हंसा मेहता भी एक थी, उनको समझ में आता था कि सेपरेट इलेक्टोरेट विल डू मोर हार्म देन व्हाटएवर द गुड इट इज गोइंग टू ब्रिंग। और इसी लॉजिक के चलते बाकी फिर कॉन्स्टिट्यूशन ने सेपरेट इलेक्टोरेट को बैन भी कर दिया था। तो कहीं ना कहीं एक म्यूचुअल कंसेंसस और अंडरस्टैंडिंग थी सब लोगों के बीच में, सेपरेट इलेक्टोरेट से कोई भला नहीं होना, किसी भी तबके का, किसी भी जेंडर का, किसी का भला नहीं होना। इसलिए हंसा मेहता ने भी यही बोला था कि हमें सेपरेट इलेक्टोरेट नहीं चाहिए, हमें सिर्फ जस्टिस और इक्वालिटी में इंटरेस्ट है। 3 तरीके के जस्टिस दे दो, सोशल, इकोनॉमिक और पॉलिटिकल, और बराबरी के साथ में ट्रीट
करो, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग. वी डोंट वांट सेपरेट इलेक्ट्रेट बिकॉज वी हैव सीन दैट द एक्सपीरियंस ऑफ सेपरेट इलेक्ट्रेट हैज लेड टू द ट्रेजिक पार्टीशन ऑफ द कंट्री एंड इट इज नॉट गोइंग टू सर्व एनी ऑफ द पर्पस. इट इज जस्ट गोइंग टू बी डूइंग मोर हार्म देन द गुड दैट इट कैन डू. इस तरीके से जो है आप इसका जवाब लिखकर तैयार कर सकते हैं. चलें आगे बढ़ते हैं. तो अब अगला जो क्वेश्चन है वो मैप बेस्ड क्वेश्चन है. इसमें आपको इंडिया का एक मैप दिया गया था आपके क्वेश्चन पेपर्स में साथ में. इसमें अब अपने को इनको पॉइंट करना था, तो मैं इसमें आपको इसका आंसर बता देता हूं. पॉइंट तो खैर आप लोग कर ही लेंगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं है. पहला जो क्वेश्चन है जो आपको मैप के ऊपर पॉइंट करना था या मार्क करना था वो था अ प्लेस वेयर गांधी जी रेज्ड हिज वॉइस फॉर इंडिगो प्लांटर्स. इंडिगो प्लांटर्स के लिए गांधी जी ने जहां पर अपनी वॉइस को रेज किया था, क्या नाम था उस जगह का? चंपारण. इस जगह का नाम था चंपारण और ये कहां पड़ती थी? बिहार में. चंपारण बिहार जो है आपको पॉइंट करना था मैप वगैरह के ऊपर. और अगर ये नहीं बन रहा था तो दूसरा था कि अ प्लेस वेयर नाना साहेब ज्वाइन द रिवोल्ट. इसका जवाब क्या था? इसका जवाब था कानपुर. तो दोनों में से कोई भी एक आप मार्क कर सकते थे. मेरी सलाह ये रहेगी कि कानपुर को मार्क करना ज्यादा आसान रहेगा क्योंकि कानपुर जो है जनरली पता है किस इलाके यूपी में कहां पे पड़ता है. चंपारण को थोड़ा सा आपको ट्रेस करने में दिक्कत होगी. दूसरा जो क्वेश्चन है, ऑन द सेम पॉलिटिकल आउटलाइन मैप ऑफ इंडिया अ प्लेस रिलेटेड टू कैपिटल ऑफ मुगल एम्पायर इज मार्क्ड एज ए, आइडेंटिफाई इट एंड राइट इट्स नेम ऑन द लाइन ड्रॉन नियर इट. यानी कि एक पर्टिकुलर जगह को ए के तौर पर आपको मार्क करके इस मैप के ऊपर दिया गया है और ये एक मुगल कैपिटल हुआ करता था. अब मैप वगैरह में आपने जब क्वेश्चन पेपर में देखा होगा तो आपको पता चल गया होगा कि वो आगरा की बात कर रहा था. मैप पर जिस जगह को ए से मार्क किया गया था और बोला गया था कि ये मुगल कैपिटल है वो बेसिकली आगरा है. उस जगह का नाम क्या था? आगरा. तो उसमें आगरा लिखना था. इससे ज्यादा इसमें करने के लिए कुछ नहीं था. अब एक क्वेश्चन जो है इसी के बिहाफ पर आपको विजुअली इंपेयर्ड जो बच्चे हैं जो दिव्यांग हैं आंखों से, उन बच्चों के लिए इसके बिहाफ में एक और क्वेश्चन था तो वो भी हम देख लेते हैं. इसमें पहला वाला था नेम वन सेंटर ऑफ रिवोल्ट ऑफ 1857. झांसी, कानपुर, आपका झांसी, कानपुर, लखनऊ, दिल्ली, कोई भी एक नाम लिख सकते हैं इसमें. दूसरा, नेम एनी वन प्लेस इन विच इन इंडिया विच वाज अंडर ब्रिटिश कंट्रोल इन 1857. 1857 की क्रांति के बाद में भी जो जगह अंग्रेजों के कंट्रोल में थी उसका नाम लिखना है. बॉम्बे हो गया, कलकत्ता हो गया, मद्रास हो गया, तीनों इनके कंट्रोल में थे. नॉर्थ के इलाकों से ये लोग साफ हो गए थे, वो एक अलग बात है. अगला, नेम एनी वन कैपिटल सिटी ऑफ मुगल एम्पायर. आपको मुगल एम्पायर के किसी एक पर्टिकुलर कैपिटल सिटी का नाम बताना है. तीन में से कोई भी एक लिख दीजिए. आगरा हो गया, फतेहपुर सीकरी हो गया, लाहौर हो गया. तीनों में, या फिर आपका दिल्ली वगैरह, पुरानी दिल्ली, आपका शाहजहानाबाद, जो भी बोलना चाहें. तो इसमें से कोई एक नाम वगैरह जो है लिखा जा सकता है. खैर ये विजुअली इंपेयर्ड बच्चों का क्वेश्चन था. इसमें इसके पहले मगर मैप वाले क्वेश्चन में इंडिगो प्लांटर्स का चंपारण जवाब है. इंडिगो प्लांटर्स वगैरह के लिए जो खेती ये के फेवर में जो आपने इंडिगो प्लांटर्स के अगेंस्ट में जो किसानों का साथ दिया था चंपारण में, मगर बिहार में थोड़ा सा ढूंढना मुश्किल हो जाएगा. जिन लोगों ने अब एग्जैक्टली मैप पर नहीं देखा होगा चंपारण कहाँ, थोड़ा सा उनको दिक्कत होगी. कानपुर उसकी अपेक्षा थोड़ा सा ज्यादा सही ऑप्शन है. अगर आप कानपुर लगाते, नाना साहेब ने 1857 में कहाँ ज्वाइन किया था तो ज्यादा बेटर था. आगरा, ये बहुत ईजी क्वेश्चन था, इसमें कुछ बताने वाली बात नहीं है. चलें, तो इसी के साथ में अपना ये डिस्कशन है क्वेश्चन पेपर का खत्म होता है. आई होप आप लोगों ने इन्हीं लाइंस के ऊपर इस पेपर को सॉल्व किया होगा एंड आई एम प्रीटी श्योर कि इस तरीके से अगर आपने जवाब वगैरह लिखे होंगे हेडिंग्स के साथ में, पॉइंट्स के साथ में, अगर आपने हेडिंग्स और पॉइंट्स वगैरह के साथ में अपने जवाबों को लिखा है, इस तरीके से अगर आपने इंपॉर्टेंट, सबसे इंपॉर्टेंट से लेके लीस्ट इंपॉर्टेंट तक का जो अपना फॉर्मूला था उसको फॉलो किया है, देन आई एम प्रीटी श्योर कि आप लोग अच्छा स्कोर करेंगे, आप लोग बढ़िया मार्क्स वगैरह लेकर आएंगे. एंड फिर जैसे रिजल्ट वगैरह आता है आप लोग बताइएगा अच्छी खबर कि भाई आप लोगों ने बढ़िया स्कोर किया. तो ये तो उन बच्चों की बात जिन्होंने पेपर वगैरह दिया था. अब वो बच्चे जो 12th में आए हैं और अगर वो भी इस पर्टिकुलर सेशन को देख रहे हैं तो आपको भी इन बातों को ध्यान में रखना है जिनके तहत अपने क्वेश्चन पेपर में अपने को आंसर वगैरह करना है. बाकी तो खैर और डिस्कशन वगैरह अपन सेशन के साथ में करते चलेंगे, बट दीज आर सम ऑफ द इंपॉर्टेंट फैक्टर्स जिनका अपने को ध्यान रखना है व्हेनेवर यू आर गोइंग टू प्रैक्टिस आंसर राइटिंग. तो इसी नोट पे आई वुड बी कॉलिंग इट द डे एंड कंक्लूडिंग द सेशन. आई होप यू मस्ट हैव फाउंड द सेशन फ्रूटफुल एंड इसका आपने फ़ायदा लिया होगा. तो अपना बहुत यही बोल सकते हैं इससे कि अपना बहुत ध्यान रखें, बहुत ध्यान रखें, बहुत पॉजिटिव रहें, अच्छा पेपर आप लोग कर आएँ. जब भी आपका रिजल्ट वगैरह आता है तो बढ़िया आप खबर वगैरह दीजिएगा कि भाई आप लोगों ने अच्छा स्कोर किया. एंड पॉजिटिव रहें लाइफ के साथ में. आप वो सारे बच्चे जो 12th अब कर चुके हैं और अब जब ग्रेजुएशन में जाएंगे उन सबको मेरी तरफ से गुड लक फॉर योर कॉलेज लाइफ. वो बच्चे जो 12th में आए हैं अब कमर कस लीजिए, साल भर अपने को अच्छी मेहनत करना है, बढ़िया स्कोर करना है अपने बोर्ड्स वगैरह में एंड अपने सीनियर्स के कदम को फॉलो करते हुए बढ़िया मार्क्स वगैरह लेकर आने और अच्छे कॉलेजेस वगैरह में एडमिशन लेना है. तो इसी नोट पे कॉलिंग इट द डे एंड कंक्लूडिंग द लेक्चर. थैंक यू. जय हिंद.